नमस्ते मेरे प्यारे भाई। 4 फरवरी से आपका एसएससी जीडी का एग्जाम शुरू होने वाला है। सबसे पहले तो हमारी तरफ से जिन भी बच्चों का एसएससी जीडी का पेपर है उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। भगवान करे आपका पेपर बहुत अच्छा जाए और आपकी इस साल जो सरकारी नौकरी की इच्छा है वो पूरी हो मेरे भाई। जिसने भी मेहनत करी है, जो भी डिजर्विंग है, भगवान करे वो जरूर कांस्टेबल बने एसएससी जीडी का पेपर क्लियर करके। मेरे दोस्त, आपको पता है कि हमने अपने यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज चलाई थी शॉर्ट्स की फॉर्म में, जिसमें मैंने आपको एसएससी जीडी के टॉप 100 बेस्ट क्वेश्चंस कराए थे। देख रहे थे ये सीरीज। एसएससी जीडी में मैथ्स के जो है 20 क्वेश्चंस आने हैं और 20 क्वेश्चंस में से, क्योंकि आपका पेपर 42 शिफ्टों में होना है जैसे, तो बहुत सारे सवाल रिपीट होंगे इन शिफ्ट में भी, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में भी कुछ सवाल ऐसे हैं जो एज इट इज रिपीट होंगे। तो ऐसे जो फिक्स टाइप के सवाल है जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, उन 100 बेस्ट क्वेश्चंस की मैंने अपने चैनल पे एक सीरीज बनाई थी मेरे भाई। ये सीरीज अब हमारी पूरी हो चुकी है। तो मेरे दोस्त, मैं इन सभी के सभी टॉप 100 बेस्ट क्वेश्चंस को कंपाइल करके एक सिंगल वीडियो बना रहा हूं। ये एक शॉर्ट वीडियो का कंपाइलेशन है जिसमें 100 एसएससी जीडी के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण सवाल हैं। आप इन 100 के 100 सवालों को जरूर सॉल्व करके जाइए, अच्छे से एक बार रिवाइज भी करके जाइए। मेरा आपसे वादा है कि 20 में से 7-8 सवाल तो डायरेक्ट आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे और डायरेक्ट और भी बहुत सारी चीजें आपको यहां से नई सीखने को मिलेंगी। ठीक है मेरे भाई। तो इन 100 क्वेश्चंस को हर कोई बच्चा आंख बंद करके, नहीं आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के दिमाग खोल के कॉपी पेन लेके 100 के 100 सवालों को जरूर सॉल्व करे। ठीक है। आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाए होंगे। अगर आपने मॉक टेस्ट बिल्कुल नहीं लगाए तो भाई ऐसी गलती क्यों कर रहे हो। हमारी वेबसाइट है टेस्ट रैंकिंग दोस्त, आप इस पे जाइए। मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में एसएससी जीडी के फ्री मॉक टेस्ट डले हुए हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल के अब नए मॉक टेस्ट लगाने के तो टाइम नहीं है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर के टेस्ट पड़े हुए हैं 2019 से लेकर 2024 तक, ये फ्री हैं। बस आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, वेबसाइट पर अकाउंट बनाओ। तो कम से कम पेपर में जाने से पहले आप एटलीस्ट 10 मॉक टेस्ट इनमें से अटेम्प्ट कर लीजिए। एटलीस्ट देखना ना, लिखा हुआ है यहां पर फ्री। ये सारे मॉक टेस्ट फ्री हैं जीडी के पिछले 2019 के बाद जितने भी पेपर हुए सभी के। ठीक है। कम से कम आप 10 मॉक टेस्ट फुल लेंथ जरूर करके जाएं और आप उसकी एनालिसिस भी करके देखें मेरे भाई। इससे आपको अंदाजा हो पाएगा कि आप दूसरे बच्चों के मुकाबले कितने सवाल सही कर रहे हैं, आपकी क्या रैंक बन रही है, कितना आपका स्कोर हो रहा है। ठीक है ना। सिंपल सा आप यहां से मॉक टेस्ट शुरू कर दीजिए। आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए, इंग्लिश या हिंदी, और आपका जो है शुरू हो गया। जिस सेक्शन पे आपको जंप करना है, बिल्कुल जैसे एग्जाम का इंटरफेस होता है वैसे ही आपको इंटरफेस मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज में मेरे भाई इंग्लिश हिंदी दोनों ऑप्शन होते हैं, तो आपको यहां पे दोनों करने को ये मिल जाएंगे। ठीक है जी। लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 20-20 क्वेश्चन इसमें हमने, ये तो सारे प्रीवियस ईयर के टेस्ट हैं, आप इनको अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है। अब नए टेस्ट लगाने का तो समय है नहीं, तो ये बात मुझे बतानी थी। कम समय में ज्यादा सवाल मैंने आपको कराए। थोड़ी फास्ट पेस्ड वीडियो है, अगर आपको समझने में थोड़ी कोई परेशानी होती है तो आप एक बार स्लो करके देख लीजिएगा, पर इन 100 सवाल को करके जरूर जाइएगा। आखिर में जाते जाते आप सभी को आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हम शुभारंभ कर रहे हैं एसएससी जीडी 2025 वाले बच्चों के लिए बेस्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन सीरीज शॉर्ट्स की फॉर्म में अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पर। और ये सीरीज का पहला सवाल है मेरे दोस्तों। सीरीज को शुरू से आखिर तक फॉलो करना, डायरेक्ट सवाल पेपर में मिलेंगे। 5 की पावर 17 प्लस 5 की पावर 18 प्लस 5 की पावर 19 प्लस 5 की पावर 20, इनमें से किससे डिवाइड होता है। जब भी ऐसा सवाल आए मेरे दोस्तों, ये 5 की पावर 17 कॉमन आ जाएगा ना, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1, 5 की पावर 18 5, 5 की पावर 19 में 17 कॉमन ले लिया तो 5 का स्क्वायर, और ये बचेगा मेरे दोस्तों 5 की पावर 3। मेरे भाई 5 की पावर 17 इंटू ये क्या हो जाएगा 125 प्लस 25 150, 5 155 और 156, और 156 जो होता है मेरे प्यारे भाई, आप में से हर किसी को पता होना चाहिए, ये 12 गुणा 13 होता है। इसका मतलब ये जो संख्या है मेरे दोस्तों, इनमें किसी से नहीं कटेगी सिवाय 13 के, 13 से कटेगी। डी ऑप्शन। आप तो बस देखते जाओ एसएससी जीडी वाले मेरे भाइयों, मैं आपके लिए बेस्ट क्वेश्चंस की लाइन लगा दूंगा। जैसे आपके सामने रेशियो का बड़ा अच्छा सवाल है, यदि a रेशियो b 7:5 है, a प्लस b से c का अनुपात 15:8 है, तो a माइनस बी बटे a माइनस सी क्या होगा। ऐसे सवाल तभी सॉल्व होंगे जब आपको a b c तीनों का अनुपात पता चलेगा। हमें ऐसे प्रश्न में ध्यान ये रखना होता है कि इनमें कॉमन क्या है। देखिए बच्चों, यहां मुझे a प्लस b दिख रहा है, यहां मुझे क्या दिख रहा है a प्लस b, और यहां a b का रेशियो है, यहां a प्लस b कितना है 15, और यहां मेरे दोस्तों a रेशियो भी 7:5 है, तो यहां a प्लस b कितना बनेगा 7 और 5 12। तो मुझे
12 और 15 को सेम करना पड़ेगा 60-60, एलसीएम 60 होता है ना, तो 7 5 12 को 60 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे? 5 से। पूरे को 5 से गुणा कर दो, 5 7 35 और ये 5 5 25। यहाँ a प्लस बी 15 है, 15 को 60 बनाने के लिए 4 से गुणा, तो 15 चौका 60 और 4 अट्ठे 32। देखो ये हो गया मेरे भाई, यानी कि अगर a का मान 35 है तो b का मान 25 है, a प्लस बी 60 हो गया, तो c का मान 32 है। ये a b c का रेशियो, इतना भी सवाल बन सकता है। आपसे पूछा a माइनस बी बटे a माइनस सी, तो a माइनस बी 35 माइनस 25 10 आ गया, a माइनस सी 35 माइनस 32 3 आ गया, आंसर हुआ 10/3। एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए एक और शानदार कंसेप्ट आप ही के प्रीवियस सर का पूछा हुआ 2022 में, कंपाउंड इंटरेस्ट से 2% प्रति वर्ष की दर के अनुरूप ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर क्या होगी? ब्याज अर्धवार्षिक देय है मेरे भाई, ब्याज की दर है 2% पर एनम, लेकिन ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, यानी कि मेरे प्यार भी अगर 1 साल का समय है तो ब्याज हर 6 महीने में कंपाउंड होगा। यही मतलब हुआ मेरे दोस्तों, यानी कि ब्याज की दर अगर 1 साल में 2% है, 1 साल 12 महीने में 2% ब्याज है, तो 6 महीने में कितना होगा? 1%। 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 1%। तो आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो 1% का सक्सेसिव मिलेगा मेरे प्यार। इसका फॉर्मूला होता है सीधा 1 + 1 + 1 गुणा 1/100%, यानी कि आ जाएगा मेरे प्यार भी 2.01%। तो अगर आप ब्याज को हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे, 2% ब्याज की दर है, तो 1 साल में आपको 2.01% ब्याज मिल जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है ना। अगर आपको केवल एग्जाम नहीं देना, सिलेक्शन भी लेना है जीडी 2025 में, तो एसएससी जीडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला सवाल जरूर कर लो भाई। बिना रुके ट्रेन 75 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से चलती है, और अगर ये ट्रेन रुक रुक के चले स्टेशन पर तो 65 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड के साथ चलती है। ट्रेन हर घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है? देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सोचना, जब ट्रेन बिना रुके चलेगी तो 1 घंटे में कितना जाते हैं? 75 किलोमीटर, लेकिन जब ट्रेन स्टॉपेज पे रुक रुक के चलती है तो 1 घंटे में 65 किलोमीटर ही जाती है, 75 की बजाय 65 किलोमीटर ही जाती है, यानी कि ट्रेन 10 किलोमीटर रुक के चलती है। यानी कि मेरे दोस्तों ये जाएगा 5 से 2 बार, और ये जाएगा मेरे दोस्तों आपका 5 से 15 बार। ट्रेन 2/15 समय के लिए स्टेशन पर रुकती है, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट में ट्रेन कितने समय के लिए रुकेगी? तो 15 चौका 60, यानी कि 8 मिनट के लिए रुकेगी। ए ऑप्शन इसका ठीक आंसर है। रेस चैप्टर से सवाल अब एसएससी जीडी के पेपर में भी बहुत आते हैं, तो आप इस कॉन्सेप्ट को जरूर समझे। सबसे पॉपुलर है, अरविंद भानु से 5/4 गुना तेज दौड़ता है। एक दौड़ में यदि अरविंद भानु को 60 मीटर की बढ़त देता है, यानी कि अरविंद ओवर कॉन्फिडेंस में, अरविंद कहता है भाई साहब मैं तो यहां से दौड़ूंगा और भानु तो मुझसे आगे खड़ा हो जा, 60 मीटर आगे, दोनों भाई दौड़ेंगे, तो शुरुआती बिंदु से दूरी ज्ञात करें जहां वे दोनों लोग मिलेंगे। सवाल में कहा गया कि अरविंद जो है भानु से 5/4 गुना तेज दौड़ता है, यानी कि भानु की स्पीड 4 है तो अरविंद की स्पीड 5 है। अब बताओ मेरे दोस्तों, अरविंद फास्ट है, भानु स्लो है, तो भैया भानु इतनी दूरी दौड़ेगा, अरविंद इतनी दूरी दौड़ेगा, जब तो ये दोनों एक साथ यहां पर मिल पाएंगे। अच्छा, दोनों एक साथ दौड़ना शुरू करेंगे, सेम टाइम रेस है ना, और एक साथ मिलेंगे, तो अगर टाइम सेम है, जो इनकी स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, यानी कि अरविंद 5 दौड़ेगा तो भानु 4। एक्चुअली अरविंद को जो है भानु से 60 मीटर ज्यादा दौड़ना पड़ेगा, तो 1 यूनिट केवल 60 मीटर के बराबर है। तो मुझे बताओ अरविंद ने टोटल कितनी दूरी तय करी है? 5, तो 5 की वैल्यू आ जाएगी 300 मीटर। तो स्टार्टिंग से 300 मीटर की दूरी पर ये दोनों लोग मिलेंगे। ए ऑप्शन इसका आंसर है। देख मेरे भाई, अगर ए बी का तृतीय अनुपाती निकालना है तो वो होगा b²/a, और ए बी सी का चतुर्थ अनुपाती फोर्थ पोर्शन निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा bc/a। ये रट लो, सवाल आता है डायरेक्ट। बोला है ए बी के तृतीय अनुपाती ए बी सी के चतुर्थ अनुपाती का अनुपात 3:4 है, तो मेरे भाई ए बी का थर्ड पोर्शन क्या होगा? b²/a, और ए बी सी का फोर्थ पोर्शन क्या होगा? bc/a। ये होगा मेरे भाई, और सवाल में इनका रेशियो 3/4 दे रखा है। पूछा है बीसी का अनुपात क्या होगा? देखो कुछ कट रहा है तो काटो, ये ए से ए कट गया मेरे भाई। उसके बाद देखिए मेरे दोस्तों, ये बी से एक आपका बी कट गया, तो यहां से b/c, बी से सी का जो रेशियो आ गया वो 3/4 आ गया, b/c 3:4, और ऑप्शन नंबर यहां से बी वाला एकदम सही बनता है। एसएससी जीडी की इस शॉर्ट्स में आज हम जानेंगे कि एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यानी कि प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। ध्यान रखिएगा, वर्गों का औसत क्या होता है बेटा? n+1 × 2n+1/6। ये सिंपल फॉर्मूला कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। सवाल है प्रथम 47 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? तो n की जगह आपको क्या रख देना है? 47। तो 47 और 48 गुणा 47 दूनी 94, 95/6 ये आ जाएगा। 6 48 और 95 की 8 में गुणा करेंगे तो 760 इस सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन। जब आप एसएससी जीडी 2025 का पेपर दोगे तो सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर से 90% चांस है कि यही सवाल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आसान है। साधारण ब्याज की एक दर पर निवेश करने से एक धनराशि 14 साल में 7 गुना हो जाती है, तो बोला 18 गुना होने में इसी समान दर से कितना समय लगेगा? लगभग आपको आंसर बताना है। देखो साधारण ब्याज हर साल सेम होता है। अगर कोई धनराशि 7 गुना हो गई, यानी कि 1 रुपए इन्वेस्ट करे 7 रुपए बन गए, तो आपको ब्याज कितना मिला? 6 रुपए। तो 6 रुपए जो ब्याज है मेरे दोस्तों आपको 14 सालों में मिला है। तो मुझे बताओ कि 1 रुपए ब्याज आपको इस हिसाब से कितने साल
साल में मिलेगा? तो 14/6 साल में मेरे दोस्तों। पूछा 18 गुना होने में कितना समय लगेगा? 18 गुना होने का मतलब 1 रुपए 18 रुपए हो गए, तो 17 रुपए ब्याज कितने सालों में मिलेगा? 17 से गुणा, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 14 गुणा 17 यानी कि 238/6 साल है भाई। यानी कि मेरे प्यारे भाइयों ये लगभग 40 से हल्का सा कम आएगा। आंसर है बी ऑप्शन 39.67 ईयर्स। एसएससी जीडी का पेपर क्लियर करके सिपाही बनना है ना, तो थोड़ी देर सिपाही का दिमाग साइड में रख के व्यापारी का दिमाग लगाओ। 200 रुपए से 350 तक की कीमतों पर खरीदी की किताबों को 300 रुपए से 450 तक की कीमत पर बेचा जाता है। 8 पुस्तकों को बेचने पर अधिकतम संभावित लाभ क्या हो सकता है? मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है 8 किताबों को बेचने से? सोचो मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा? जब सबसे सस्ती किताब को सबसे महंगे दाम पर बेचा जाए। हम किताब खरीदें 200 से 350 रुपए तक की, तो सबसे सस्ती किताब 200 की है, बेचते 300 से 450 रुपए तक, तो सबसे ज्यादा 450 तक बेच सकते हैं। तो अगर हम 200 रुपए की किताब को 450 में बेचें तो एक किताब पे मैक्सिमम 250 रुपए प्रॉफिट हो सकता है। तो 8 किताबों पर अधिकतम कितना प्रॉफिट होगा? 8 से गुणा यानी कि 2000 रुपए। ये जीडी में आया था 2022 में। जीडी में मैथ के कुल 20 सवाल आने हैं। पता है सबसे ज्यादा सवाल किस चैप्टर से आएंगे? डिस्काउंट, छूट, बट्टा से। इसको ढंग से समझ लीजिए। यदि मार्क प्राइस पर 65% की छूट और 30% 40% की दो लगातार छूट के साथ बिक्री मूल्य का अंतर 105 रुपए है, तो अंकित मूल्य क्या है? देखिए डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य पर। अगर हम अंकित मूल्य पर 65% की छूट दें और 30% और 40% की लगातार छूट दें, तो 30 और 40 की लगातार छूट के बराबर छूट क्या होती है? 30 + 40 - 30 × 40/100। ये होता है मेरे प्यारे भाई। कितना आ जाएगा ये? आ जाएगा जी 70 - 12 58%। तो 65% की छूट और 58% की छूट में कितने का अंतर है? 7% का। जबकि सवाल तो कह रहा है अंतर 105 रुपए का है, तो 7% के लिए 105 रुपए, तो 1% की वैल्यू कितना आएगी? 15 रुपए। अंकित मूल्य क्या? 100%, तो 100% के लिए 1500 रुपए। यही आपका एमआरपी है। सी ऑप्शन लेटेस्ट आया है ये। हर साल, हर बार, हर समय, हर एग्जाम में रेशियो का सबसे लल्लू सवाल ये पूछता है और इसको हल नहीं करना पड़ता है। इसकी खास बात है, हमेशा ऑप्शन से होगा। ए बी का रेशियो 6-8 है, बीसी का रेशियो 7-10 है, एबीसी का रेशियो बताओ। सीजीएल 2024 प्री में आया है भाई। ए बी का रेशियो 6-8 है, 6-8 मतलब 3-4 का रेशियो। देखो 21-28 का रेशियो 3-4 है, 7-21 7-4-28। क्या 21-23 3-4 का रेशियो है? नहीं। क्या 23-32 3-4 का रेशियो है? नहीं। 14-31 3-4 का रेशियो है? नहीं। ये आंसर आ गया। जरूर नहीं आप ए बी चेक करना, बीसी भी चेक कर सकते हैं। बीसी का रेशियो 5-11 है। क्या 23-14 5-11 है? नहीं। 31-25 5-11 है? नहीं। 32-44 5-11 है? नहीं। 20-44 को अगर मैं 4 से काटूंगा तो ये 5-11 है। ये आंसर आ गया मेरे भाई। पिछले कुछ सालों में एसएससी जीडी ने जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा है वह डिशोनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार, और उनमें ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। सब लोग करेंगे कि एक डीलर अपना माल 16% नुकसान पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलो वजन की जगह ग्राहक को 750 ग्राम वजन देता है। कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। दुकानदार ये कह रहा, भाई साहब मैं तो अपने सामान को 16% लॉस पर बेच रहा हूं। 100 रुपए का सामान 16 रुपए कम में बेच रहा हूं, 84 में बेच रहा हूं, 100 में से 16 घटाइए। लेकिन जब ग्राहक 1 किलो चीनी मांगता है यानी कि 1000 ग्राम, तो आप केवल 750 ग्राम चीनी देते हो। यानी कि आप ग्राहक को 750 ग्राम चीनी देके 1000 ग्राम चीनी का 1 किलो चीनी का पैसा ले रहे हो। तो प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट निकालने के लिए इन दोनों रेशियो की आपको हमेशा गुणा करनी पड़ेगी। ये 3 जीरो मेरे दोस्तों कट जाएगा। ये 3 से कटेगा 84 28 बार, ये 75 कटेगा 25 बार, यानी कि आ गया मेरे दोस्तों 25:28 आपका प्रॉफिट। यानी कि 25 का सामान अगर 28 में बिका है तो 3 का प्रॉफिट हुआ है 25 पर। 1/25 4% होता है, 3/25 12%। तो यहां दुकानदार को 12% का लाभ है। एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले मेरे दोस्त, टाइम एंड वर्क के जो एंड और वाला सवाल आता है उसकी सबसे बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा। 6 मैन और 8 वुमेन किसी खेत को 21.5 दिन में जोतते हैं, तो 14 मैन एंड 10 वुमेन उसको कितने दिनों में जो है जोतेंगे। अब ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे, जब भी ऐसा सवाल आए तो आप एंड डाटा को और डाटा से डिवाइड कर दो, सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। यहां 14 मैन है, एंड 10 वुमेन लिखा हुआ है, तो 14 को आप 6 मैन से डिवाइड करो। 14/6 कितना आएगा? 7/3 प्लस एंड लगा हुआ है ना 10 वुमेन है, 10 वुमेन को 8 वुमेन से डिवाइड करो। 10/8 कितना हो जाएगा जी? 5/4। ये हो गया। दोनों को ऐड करना है, डेज आपको कैलकुलेट करना है। सवाल में दिया है आपको 21.5 दिन, बस हो गया सॉल्व। 4 × 7 = 28 प्लस 15 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 43। तो 43/12 डे बराबर 21.5 आ गया। 21.5 से 43 2 बार जाएगा, 2 से 12 6 बार जाएगा, और 6 दिन ही इस सवाल का आंसर आ गया बी ऑप्शन। कभी आपने सोचा है कि ट्रेन का यह सवाल एलिगेशन से बहुत जल्दी हो जाएगा? 2 रेल हैं, वो एक आदमी को पार करती हैं, फिर वो एक दूसरे को पार करती हैं। अगर मुझे समय पता हो तो समय पे एलिगेशन लगा के दोनों की स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। 2 ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही हैं, ये प्लेटफॉर्म पे खड़े एक आदमी को 30 सेकंड और 15 सेकंड में पार करती है। पहली रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार करती है आदमी को, दूसरी 15 सेकंड में, और ये दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को 25 सेकंड में पार करती हैं। तो भैया लगाओ एलिगेशन। 25 में से 15 घटाइए 10 और 30 में से 25 घटाइए 5। ये दोनों रेलगाड़ी की चाल का अनुपात आ गया 10:5 का, मतलब 2:1, और आंसर सी सही है।
आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला याद है? अगर P मूलधन है और आपने पैसा उधार लिया है R% ब्याज की दर से और T नंबर ऑफ साल है मेरे प्यारे भाई, तो N साल बाद जो आपको अमाउंट लौटाना पड़ेगा, यानी कि N साल बाद जो मिश्रधन होगा, इसको मैं कहता हूं AN, वो क्या होगा? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R% की पावर N। जितने साल बाद आपको अमाउंट निकालना उतनी पावर करेंगे। R% को लिख सकते हैं R/100, प्रिंसिपल गुणा 1 प्लस R/100 की पावर N। अगर आपको N साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो आपको अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाना पड़ेगा। जब आप इसमें से प्रिंसिपल P घटाओगे तो P आपका कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस R/100 की पावर N -1। सवाल तो देखो जीडी का, T है धन की राशि यानी कि प्रिंसिपल, M है वर्षों की संख्या और P है ब्याज की दर। तो चक्रवृद्धि ब्याज किस प्रकार लिया जाएगा मेरे प्यारे भाई? तो T मेरे दोस्तों आपका प्रिंसिपल है, M वर्षों की संख्या तो पावर M होनी चाहिए, ठीक है भाई, और P ब्याज की दर है तो P आना चाहिए। क्योंकि आपसे यहां पे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो इसमें से T आपका माइनस भी करना पड़ेगा, यानी कि आंसर ये वाला होगा। एसएससी जीडी 2025 में एवरेज का ये सवाल आएगा, 2024 में भी आया है। इसकी ट्रिक जान लो कि 31 संख्याओं का औसत 204 है, जिसमें से पहली 16 संख्याओं का एवरेज 219 है और बाद की 16 संख्याओं का एवरेज 185 है। 16वीं संख्या क्या होगी? देखो इसमें फेमस क्या, 31 संख्याएं, आपको पहली 16 संख्याओं का एवरेज दिया, बाद की 16 संख्याओं का। अच्छा 16 16 तो 32 होता है, संख्याएं कुल 31 है, यानी कि 16वीं संख्या दो बार रिपीट हो गई है, पहली 16 में भी आ रही है, लास्ट की 16 में भी आ रही है। अच्छा अगर 31 संख्याओं का एवरेज 204 है तो भैया मैंने मान लिया कि जो 16वीं संख्या है 204 ही है, ठीक है। अब एवरेज से आपको कंपेयर करना है, 204 से 219 कितना ज्यादा है बेटा? 15 ज्यादा है। तो 16 संख्याओं का एवरेज 15 ज्यादा है, तो 15 गुणा 16। 31 संख्याओं का एवरेज 204 है, लेकिन लास्ट की 16 संख्याओं का एवरेज 185 है। 204 से 185 कितना कम है? 19 कम है। तो 16 संख्याओं का एवरेज 19 कम है, तो 19 गुणा 16 तो आ जाएगा भैया 16 तो कॉमन, 15 माइनस 19 माइनस का 4 गुणा 16 -64। तो -64 आप इसमें से घटा दीजिए, जो भी आएगा ये आ गया बेटा 140। 140 आपकी 16वीं संख्या होगी। डी ऑप्शन है बेस्ट ट्रिक है करने की। मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग बुक से जो कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखा हुआ है, ये पूरे अंक गणित के टॉप 10 पूछे जाने वाले कॉन्सेप्ट्स में से है कि अगर एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से M% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी कि सामान का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से M% ज्यादा है, फिर वो अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर D% की छूट देता है, तो व्यापारी को जो प्रॉफिट या लॉस परसेंट होगा वो M और मार्कअप और डिस्काउंट का सक्सेसिव होगा M - D -M गुणा D बटे 100%। आंसर पॉजिटिव आता है तो प्रॉफिट है, नेगेटिव आता है तो लॉस है। सवाल देखिए जीडी का, एक व्यापारी ने वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि 28% लाभ हो, यानी कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 28% बढ़ाकर रखा गया और 15% की छूट दी, तो प्रॉफिट क्या आएगा भाई मेरे? 28 - 15 -28 गुणा 15 बटा 100, ये हो जाएगा जी 28 - 15 13 और 28 गुणा 15 420 बटे 100 4.2। 13 में से 4.2 घटाएंगे तो 8.8% आपका प्रॉफिट है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। जीडी के एग्जाम में पाइप एंड सिस्टम चैप्टर से भी बहुत सवाल आते हैं, ये करके देखो, लेटेस्ट है, अपनी तैयारी चेक करो हो रहा है कि नहीं। भरने वाला पाइप P भरने वाली पाइप Q से 21 गुना तेज है। 21 गुना तेज का मतलब अगर पाइप Q 1 लीटर भरेगा तो 21 भरेगा, यानी कि पाइप P की जो एफिशिएंसी है वो Q का 21 गुना है। सवाल में कहा गया है Q एक टंकी को 110 मिनट में भर सकता है, तो दोनों भरने वाले पाइप एक साथ खोलने पर टंकी को भरने में कितना समय लेंगे? क्योंकि एफिशिएंसी 1 है तो 110 मिनट में कितना भरेगा भाई? 1 गुणा 110। अगर ये दोनों पाइप P और Q मिलकर भरे तो कितना समय लेंगे भाई? P और Q दोनों की एफिशिएंसी 21 और 1 मिला के 22 हो गई, तो दोनों पाइप 22 एफिशिएंसी से भरेंगे 110 को, तो कितना समय लगेगा? भाग दे देंगे 110 बटे 22, 5 मिनट का समय लगेगा। इतना इजी सवाल है। आपका जो एसएससी जीडी का पेपर होगा उसमें एलसीएम एचसीएफ का जो भी सवाल आएगा 90% चांस है कि वो केवल विकल्प से ऑप्शन से ही हो जाएगा। जैसे देखो, अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात करें जिसका उपयोग से 4 मीटर 90 सेंटीमीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर मापने के लिए किया जा सकता है। अच्छा 1 मीटर में हर कोई जानता है 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 4 मीटर मतलब 400 सेंटीमीटर प्लस 90 सेंटीमीटर, यानी कि 490 सेंटीमीटर, और 3 मीटर 85 सेंटीमीटर क्या आएगा? 300 सेंटीमीटर प्लस 85 385 सेंटीमीटर, और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर क्या आएगा? 1200 सेंटीमीटर प्लस 95 सेंटीमीटर, यानी कि 1295 सेंटीमीटर। ये आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर ये आ गया। अब वो अधिकतम लंबाई कौन सी है जिससे इन तीनों को नाप सकते हैं? ऑप्शन से देखो, 20 सेंटीमीटर 20 तो इसको भाग ही नहीं करेगा, 45 सेंटीमीटर तो 490 को डिवाइड ही नहीं करता, 25 ना 490 को भाग करता, ना 385 को, ना 1295 को, यानी कि 35 सेंटीमीटर है। जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा अपने आप सही हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो मैंने विकल्प से चेक कर लिया। प्रॉफिट लॉस के सवाल की बहुत ही खतरनाक ट्रिक बनाई है आपके लिए, आप भी देख के कहोगे सर वाह, 151.2 रुपए में 18 संतरे बेचने से 20% लॉस होता है, 30% प्रॉफिट कमाने के लिए 819 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए? इतना सामान इतने रुपए बेचने पर इतना लॉस, कितना सामान कितने रुपए बेचने पर कितना प्रॉफिट। जब भी ऐसा सवाल आएगा ध्यान सुनिएगा, कितने संतरे बेचते हो? 18 संतरे, यहां आर्टिकल रखना है, रुपए हमेशा नीचे रखने, 151.2, 20% लॉस होता है, 100% पे 20% लॉस हुआ तो बिका कितने में? 80% में, 100 - 20 80 बराबर कितने संतरे बेचने चाहिए वो आपको निकालना है। नीचे
नीचे हमेशा रुपए रखने 819 रुपए में 30% प्रॉफिट कमाने के लिए 100% पे 30% प्रॉफिट कमाना है तो 100 + 30 130%। केवल अब आपको यहां से कैलकुलेशन करनी है, आंसर आ जाएगा 13 × 78 13 × 39। ठीक है जी, 18 × 8 144 18 × 4 72 और ये मेरे दोस्तों 0 21 × 4 84 और 21 × 3 63 4 दूनी 8। डाटा ही ऐसा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यानी कि आ गया 60 संतरे आपको बेचने पड़ेंगे। बी ऑप्शन जीडी का सवाल है। बचपन से ही सबने एलसीएम एचसीएफ पढ़ा है। एसएससी जीडी 2021 में ये एलसीएम का सवाल आया था, कर लोगे क्या? तीन संख्याएं 3 5 7 के अनुपात में है, उनका एलसीएम 2415 है। दूसरी संख्या और पहली संख्या के बीच डिफरेंस क्या है? भैया पहले संख्याओं का एचसीएफ तो पता चले, तो मैंने मान लिया कि जैसे संख्याओं का एचसीएफ एच है तो संख्याएं जो होंगी रेशियो 3 5 7 है, संख्याएं 3h 5h 7h होंगी। रेशियो लेने पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कट जाएगा। अगर मैं इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालूंगा तो एच तो आएगा ही आएगा। ये 3 5 7 का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 3 पंजे 15 7 105 ये आएगा इनका एलसीएम, जो कि सवाल में आपको 2415 दिया है मेरे भाई। तो यहां से 105 दूनी 210, ये बच गया मेरे दोस्तों 105 दिया 315, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर संख्याओं का 23 आ गया। पूछा है दूसरी और पहली संख्या के अंतर। दूसरी पहली संख्या में अंतर 2h है, अगर h का मान 23 है तो 2h आपका 46 आ गया और सही आंसर 46। ये आसान है सवाल। ब्याज की दर निकालने की सबसे अलग ट्रिक, अगर आपको 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दिया है, आपको मूलधन दिया है, तो ब्याज की दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे √D/P करके। डी डिफरेंस है, पी प्रिंसिपल है। जैसे सवाल देखो जीडी का, 2 साल में 40,000 की राशि पर CISI का डिफरेंस 324 रुपए है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो CISI का डिफरेंस कितना है? 324 रुपए, ठीक है। और प्रिंसिपल कितना है? 40,000 रुपए। आपसे ब्याज की दर पूछी, आ गया ब्याज की दर 324 का √18 और 40,000 का √200। बच्चों ये ब्याज की दर की फ्रैक्शन भिन्न में वैल्यू आई है, आपसे परसेंटेज में पूछा है तो इंटू 100% कर दीजिए, तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 9% इस सवाल का आंसर, जो कि आपका बी ऑप्शन ठीक है। प्राइम नंबर का एलसीएम हमेशा ही उनकी गुणा के बराबर होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये 5 और 11 दो अभाज्य संख्याएं, क्योंकि ये या तो 1 से कटते हैं या खुद से कटते हैं। अब 5 11 का एलसीएम क्या आएगा भाई साहब? 5 × 11 यानी कि 55। उल्टा सवाल इस कॉन्सेप्ट पे बनता है कि दो अभाज्य संख्याएं x और y है, जहां x बड़ा है y से, इनका एलसीएम 253 है, x y का अंतर क्या है? अब आप बताओ 253 किन दो प्राइम संख्याओं की गुणा है? 253 देखो मेरे प्यारे भाई, ये 11 से कट रहा है। अगर मैं देखूं तो 11 दूनी 22 और 11 तिया 33। x बड़ा है यानी कि x का मान 23 होगा, y छोटा है, तो 23 और 11 का अंतर कितना आ गया बच्चों? 12। 12 इस सवाल का आंसर है। कितना इजी है। प्रॉफिट लॉस का ये सवाल वैसे तो हर सीरियस बच्चे ने किया होगा, पर मैटर ये करता है कि कौन जल्दी सॉल्यूशन कर पाता है। एक लाइन का ये, एक वस्तु को उसके एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 18/25 पर बेचने से 19% की हानि होती है, वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचने से लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो यहां 18/25 आ रहा है, तो ये जो बटे में 25 है, मैंने मान लिया कि वस्तु का एक्चुअल सेलिंग प्राइस है। अब 25 का 18/25 कितना होता है बच्चों? 18 रुपए। 18 रुपए में बेचने से 19% लॉस होता है। लॉस किस पे होगा? विक्रय मूल्य पे। अगर सीपी 100% है, 100% पे 19% लॉस हुआ तो सामान बिका कितने में? 100 - 19 81% में। अगर हम एक्चुअल सेलिंग प्राइस यानी कि 25 में बेचेंगे तो सामान कितने में बिकेगा? बताइए जल्दी से। 18 की वैल्यू 81% है, तो 9 दूनी 18, 9 नाम 81 यानी कि 4.5 गुना हो गया। तो 25 की वैल्यू भी मेरे प्यारे भाइयों 4.5 गुना होनी चाहिए, यानी कि 100 और आधा, ये आ गया 112.5%। तो आप जानते हैं कि अगर किसी वस्तु का मूल्य 100% 112.5% में बिकेगा तो 12.5% जो एक्स्ट्रा है वही आपका फायदा होगा। पूरे डिस्काउंट चैप्टर में हम आपसे एक ही फॉर्मूला याद करने के लिए कहते हैं कि डिस्काउंट परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज पता है तो क्रिय मूल्य से अंकित मूल्य का सीपीएमपी का रेशियो 100 - D/100 + P होगा। कॉन्सेप्ट किंग बुक में कॉन्सेप्ट है सवाल, लेकिन इस पे डायरेक्ट आएगा। 22% छूट देने के बाद भी अगर 17% लाभ कमाने की इच्छा है किसी आदमी की, तो अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए? डिस्काउंट प्रॉफिट पता है तो सीपीएमपी का रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं, सीधा फॉर्मूला 100 - D, 100 - 22 78, 100 + P, 100 + 17 117। किससे जाएगा? ये चला जाएगा 39 से। 39 दूनी 78, 39 तिया 117, यानी कि क्रिय मूल्य 2 है तो अंकित मूल्य 3 रखना पड़ेगा। तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा होगा? 1/2। 1/2 50%। एसएससी जीडी के पीवाईक्यू आसान सवाल तो आप कहीं से भी कर लोगे, पर तगड़े सवाल के लिए यहीं आना पड़ेगा। श्री जुगल किशोर ने 4 साल के लिए साधारण ब्याज पर पैसे इन्वेस्ट किया। 3/7 भाग 7% की दर से, 2/5 भाग 9% की दर से, बाकी 11% की दर से। तो मेरे भाई एक बात समझ लो, यहाँ 7 करना है, 5 परसेंटेज में निकालना है, तो मैंने मान लिया टोटल 3500। अब 3500 का 3/7 कितना होता है मेरे प्यारे भाई? ये आ जाएगा 1500। 1500 इन्वेस्ट किया 7% ब्याज की दर से। अब 3500 का 2/5 कितना होता है? 1400। 1400 इन्वेस्ट किया 9% ब्याज की दर से। बचा कितना फिर? 1500, 1400, 2900 और 600 बचा। 3500 हो गया टोटल 11% ब्याज की दर से। तो आप बताओ ब्याज कितना 1500 का 7% 105, 1400 का 9% 126, 600 का 11% 66। जब मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? ये आ जाएगा आपका 297, यानी कि एक साल में आपको 297 ब्याज मिलेगा। 4 साल में 11,880 ब्याज मिला, तो एक साल में कितना ब्याज मिला? 2970 रुपीज। बताओ कितने गुना? 10 गुना। तो आपने पैसा कितना इन्वेस्ट किया? 3500 का 10 गुना 35,000 रुपए। ए ऑप्शन सवाल का आंसर है।
देखो भाई कैसे सीधे सीधे कॉन्सेप्ट पे सवाल आते हैं मैथ्स कॉन्सेप्ट की बुक से, और ये अर्थमेटिक का है। कॉन्सेप्ट नंबर 7, वेन सेलिंग प्राइस इज सेम, जब विक्रय मूल्य समान है। अगर एक आदमी दो वस्तुएं बेचता है सेम विक्रय मूल्य पर, एक पे X% लॉस होता है, दूसरे पे X% का गेन होता है, तो हमेशा दोनों वस्तुओं पर मिलाकर उसे लॉस होगा, हानि होगी। और हानि परसेंट कितने की होगी? x²/100% की। ध्यान रखिएगा। अब एक मेज और एक झूला, दोनों को प्रत्येक को 9,936 में बेचा गया, यानी कि सेम सेलिंग प्राइस पर। मेज को 8% लाभ पर, झूले को 8% लॉस पर। पूरे लेन देन में लाभ या हानि बताओ? लाभ तो होगा नहीं मेरे दोस्तों, होनी हानि ही है। और कितनी होनी है? 8²/100, 64/100, यानी कि 0.64% लॉस। नंबर सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, चाहे आप एसएससी जीडी या रेलवे या एसएससी किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, जरूर आता है ये। ढंग से सुनना। आपसे किसी भी संख्या के अगर प्राइम फैक्टर्स या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो कैसे निकालेंगे? जैसे 6 की पावर 7 गुणा 35 की पावर 3 गुणा 11 की पावर 10 के गुणनखंड में कितनी अभाज्य संख्याएं शामिल हैं? तो 6 का मतलब क्या होता है? 2 तिया 6, आगे नहीं ब्रेक कर सकते। पावर 7, 35 का क्या मतलब होता है बेटे? 5 सत्ते 35, 5 7 को आगे आप नहीं तोड़ सकते। 11 का आगे आप फैक्टर नहीं कर सकते, तो 11 की पावर 10। ये क्या हो जाएगा बेटा? 2 की पावर 7 गुणा 3 की पावर 7, 5 गुणा 7 की होल पावर 3 है ना, तो 5 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 3 गुणा 11 की पावर 10। इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आपको कुछ नहीं करना, बस पावर जोड़ लेनी है। 7 7 14 है, 3 17 3 20 और 10 30, यानी कि इसमें 30 जो है आपके प्राइम फैक्टर्स हैं। देश के हर एक एग्जाम में परसेंटेज का एग्जाम बेस्ड ये सवाल जरूर आता है। ध्यान से देखिए, एक एग्जाम पास करने के लिए कुल अंकों में से 48% और हमें फर्स्ट क्लास लानी है डिस्टिंक्शन के साथ, तो 80% नंबर चाहिए। एक स्टूडेंट के 817 नंबर आए और 47 नंबर से वो फेल हो गया, तो बोला है फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन लाने के लिए उसे कितने मार्क्स लाने चाहिए? एक बार बताओ, पास होने के लिए बच्चे को कितने नंबर चाहिए? 48%। अब एक बच्चा ऐसा है जो 817 नंबर लाता है लेकिन 47 नंबर से फेल हो गया, यानी कि पास होने के लिए 817 से 47 नंबर और ज्यादा चाहिए। तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए उसे? फिर 864। तो 48% की वैल्यू ही 864 है। 8 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 6, और 8 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 108। फिर ये 6 से कट जाएगा मेरे दोस्तों 108, 18 बार, यानी कि 1% की वैल्यू 18। अगर आपसे कुल मार्क्स पूछता तो 100% की वैल्यू 1800 निकालते। पूछा है फर्स्ट क्लास लाने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो 80%। तो 80% की वैल्यू मात्र आपसे पूछी है, 1% की वैल्यू 18 है, तो 80% की वैल्यू 80 से गुणा कर देंगे। 18 8 144, यानी कि 1440 नंबर उसको फर्स्ट क्लास लाने के लिए चाहिए। भाई आज मेरा एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले बच्चों से एक सवाल है, इसको जोड़ के क्या आएगा? सोचो। नहीं आ रहा ना? ध्यान से देखते तो पता चलता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी है और इसके अनंत पदों को जोड़ना है। इसका फॉर्मूला होता है a/1 - r। a क्या है? पहला टर्म जो कि 16 है। आप ये देखो 16 से 4 क्या हो गया? 1/4 हो गया। 16 को 4 से डिवाइड कर दिया। 4 से 1 कितना हो गया? 1/4। 1/4 से गुणा। 1 से 1/4 क्या हो गया? 1/4 से गुणा। 1/4 से 1/16 क्या हो गया? 1/4 से गुणा। 1/4 होता जा रहा है। इसे कहते हैं कॉमन रेशियो, सार्वनुपात। तो मेरे भाई अगर मैं यहां पे वैल्यू रख दूं, पहला टर्म आपका 16 है और ये 1 - 1/4 है, तो ये तो हो गया 16/3/4। 4 के ऊपर गुणा हो जाएगी। 16 चौका 64/3 इस सवाल का मेरे दोस्त सही आंसर था। पुलिस या कांस्टेबल का कोई भी एग्जाम हो, एक न एक शिफ्ट में एवरेज का ये सवाल 100% आता है। और इसकी सबसे शानदार ट्रिक क्या है करने की? पी क्यू आर का औसत वजन 51 किलोग्राम है। पी और क्यू का औसत वजन 45 किलोग्राम है। क्यू आर का 46 किलोग्राम है। क्यू का वजन क्या है मेरे भाई? पी और क्यू का एवरेज 45 है। दो लोगों का एवरेज वजन 45 है, तो टोटल वजन कितना होगा? 2 से गुणा। क्यू और आर का एवरेज 40 किलोग्राम है, तो टोटल वजन कितना होगा? दो लोगों का टोटल वजन होगा 40 गुणा 2। पी क्यू आर 3 लोग हैं, 3 लोगों का एवरेज वजन 51 किलोग्राम है, तो इन तीनों का टोटल वजन क्या होगा? 3 से गुणा। आपसे एक्चुअली में क्यों पूछा जाएगा और क्यों ऐसा बंदा है जो इन दोनों में कॉमन है? आपको नहीं लगता अगर मैं इनको ऐड करके ये वाला घटा दूं तो क्यों का ही वजन आ जाएगा? क्यों का ही वजन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यानी कि 90 + 92 में से आपको घटाना है मेरे दोस्तों 153, तो ये आ जाएगा 29 किलो। ये जो क्यों का वजन होगा ये आंसर है। ये आपको लिखना नहीं है पेपर में, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा मेरे भाई। सीधी सी बात है, यही वो लल्लू लाल सवाल है जो एसएससी जीडी या एसएससी के किसी भी पेपर में सबसे ज्यादा आता है। आप ये तो जानते हैं खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन। सवाल देखो, चीनी की कीमत में 5% की कमी आई है। अगर कोई परिवार अपना खर्च चीनी पर पहले की तरह रखना चाहता है, यानी कि खर्च सेम रखना चाहता है, तो परिवार को चीनी की खपत में कितनी वृद्धि करनी चाहिए? देखो बच्चों, चीनी सस्ती होगी। चीनी का प्राइस क्या हो गया बच्चों? 5% कम हो गया। 5% मतलब 1/20। चीनी का प्राइस अगर 20 था तो 20 से 19 हो गया, तो चीनी की खपत रिवर्स रेशियो में बदल जाएगी, यानी कि 19 से 20 हो जाएगी। दो संख्याओं की गुणा अगर सेम है तो एक संख्या जिस अनुपात में दूसरी उल्टे अनुपात में होगी, तो खपत 19 से 20 हो जाएगी। तो खपत कितनी बढ़ानी पड़ेगी प्यारे बच्चे? 1/19 परसेंटेज में गुणा 100% ये आएगा। तो 19 × 5 = 95, 5 सही 5/19% आप चीनी की खपत बढ़ा सकते हैं।
आज से बिना फॉर्मूले के होगा दूध पानी का सवाल। एक बर्तन में 40 लीटर दूध रखा है, हमने 4 लीटर दूध निकाला, उसकी जगह पानी मिलाया, फिर दोबारा से 4 लीटर निकाला, उसकी जगह हमने पानी मिलाया। ये प्रोसेस 2 बार और किया गया है। अब बताइए अब बर्तन में कितना दूध है। हमारे पास स्टार्टिंग में कितना दूध था मेरे भाई, 40 लीटर। हम 4 लीटर निकालकर उसकी जगह पानी मिला देते, तो हम कितना निकालते हैं बेटा, 40 में से 4 निकालते हैं, 1/10 हम निकाल लेते हैं। तो बचा कितना मेरे भाई, 1 में से 1/10 घटाइए, बचा कितना, 9/10। इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। 1/10 निकाले तो 9/10 बचा। एक बार हम प्रोसेस कर चुके, 2 बार और किया, तो कुल ये 3 बार हुआ। 3 बार करोगे तो पावर 3, 4 बार करेंगे तो पावर 4, 5 बार करेंगे तो पावर 5। ये कैलकुलेट आप करोगे तो 29.16 लीटर आ जाएगा मेरे भाई। और ये सवाल का आंसर है बी ऑप्शन, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं। सिंपल इंटरेस्ट का हलवा सवाल है ये। करना मैटर नहीं करता, किसने जल्दी किया, किसने अच्छे तरीके से किया, ये बात मैटर करती है। बोला है, साधारण ब्याज की एक वार्षिक दर पर कोई धनराशि 10 साल में, ध्यान रखना, खुद का 13/8 गुने के बराबर हो जाती है। ब्याज की दर क्या है, ब्याज की दर आपको निकालनी है। मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप 8 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 13 रुपए बन जाएंगे, यानी कि 8 रुपए पर आपको 5 रुपए ब्याज मिल जाएगा। अब 1/8 होता है 12.5%, तो 5/8 कितना हो जाएगा, 62.5%। ये आपको मेरे दोस्तों ब्याज मिल गया, सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन ये ब्याज मिला कितने साल में, 10 साल में। तो 1 साल में कितना ब्याज मिला होगा, बटे 10। 62.5 को 10 से भाग करेंगे, 6.25% ब्याज की दर है, और ये इसका आंसर हो जाएगा। कुछ ही सेकंड में अगर आपको गोलाकार दौड़ का खतरनाक कॉन्सेप्ट सिखा दूं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करिएगा। ये 840 मीटर का एक गोलाकार जो है दौड़ का मैदान है। इसमें 2 खिलाड़ी ए और बी दौड़ रहे हैं, और ये एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं, एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं एक ही बिंदु से, 6 और 12 मीटर पर सेकंड की चाल से। पूछा अगली बार जब ये दौड़ते रहेंगे कितने समय के बाद, कितने सेकंड के बाद मिलेंगे। तो कॉन्सेप्ट है टाइम बराबर L/S1 डिफरेंस S2। L क्या है, इस गोलाकार मैदान की जो लंबाई है, जो कि आपका 840 मीटर है। S1 S2 क्या है, स्पीड है। 12 में से 6 घटाएंगे, 6 आएगा, तो 840/6 कितना आ जाएगा बेटा, सीधा 140 सेकंड आंसर आ गया। यानी कि कॉन्सेप्ट जानने की कमी है, कर तो आप लोगे ही मेरे दोस्त। दुनिया का हर इंसान जानता है कि उसकी कमाई जो है खर्चा और प्लस उसकी बचत के बराबर होती है। लेकिन क्या आप इस कॉन्सेप्ट पे सवाल भी कर सकते हो, वो भी सबसे आसान वाला। एक आदमी अपनी इनकम का 18% बचाता है, यानी कि अगर आदमी 100 रुपए कमाता है तो 100 में से 18 रुपए की बचत कर रहा है, तो बाकी का 82 क्या हुआ, 100 में से 18 घटे 82 जो है आदमी का खर्चा है। उसकी इनकम 41% बढ़ जाती है, इनकम 100 का 41%, 41 रुपए बढ़ जाती है। वह उतनी ही धनराशि बचाता है, सेव्स द सेम अमाउंट, यानी कि उसकी बचत नहीं बढ़ी, बचत में कोई चेंज नहीं हुआ, बचत में कोई चेंज नहीं हुआ। तो अगर उसकी इनकम 41 रुपए बढ़ी है, बचत बढ़ी नहीं थी, यानी कि उसका खर्चा 41 रुपए बढ़ जाएगा, 41 रुपीज। पूछा यही है कि खर्चे में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। पहले खर्चा 82 था, आपका खर्चा 41 रुपए बढ़ जाएगा, यानी कि आधा आपका 1/2 खर्चा बढ़ जाएगा। 1/2 क्या होता है परसेंटेज में, 50%। यह सवाल वर्बली भी किया जा सकता था। जीडी क्लियर करके अगर कांस्टेबल बनना है तो इतनी काबिलियत तो होनी ही चाहिए कि एमटीएस का ये सवाल कर पाओ डिस्काउंट से। किसी वस्तु के अंकित मूल्य मार्क प्राइस का 2/5 उसके लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस के 4/7 के बराबर है, ये आपसे बोला है। तो यहां से वस्तु के मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा 20/14 यानी कि 10/7 एमपी से सीपी का रेशियो। सवाल ये है बिक्री पर 15% छूट दी जाती है तो लाभ कितना होगा। छूट किस पे दी जाती है, मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस से 10, अगर 10 पे 15% की छूट दी जाएगी, 10 का 15% 1.5 होता है, तो सामान बिकेगा कितने में, 8.5 में। 10 में से 1.5 घटा दीजिए तो प्रॉफिट कितना होगा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 7 है, 7 रुपए का सामान आपने 8.5 रुपए में बेचा तो आपको 1.5 रुपए का फायदा हो गया बच्चों। 7 रुपए के सीपी पर परसेंटेज में कितना फायदा हुआ, इंटू 100%, तो आएगा जी 150/7 यानी कि 21/7 21 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि मेरा सी ऑप्शन है। जब ये सवाल जीडी के पेपर में आया था तो बच्चे कह रहे सर है तो बहुत आसान, कैलकुलेशन बहुत लंबी वरना मैं कर लेता। अरे भाई कैलकुलेशन करनी नहीं है, दिमाग लगाना है। सोचो ऐसे सवालों में क्या हो सकता है। ये 36 है, ये 25 है, ये 61 है। दिख नहीं रहा कि 36 + 25 को जोड़ के 61 आता है, यानी कि अगर ये ए है ये बी है तो 61 a + b लिखा है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये a + b² - a² - b² है मेरे भाई। a + b² क्या होता है, a² + b² + 2ab। a² b² कट जाएगा तो बचेगा क्या, 2ab। यानी कि जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये आपका a है, ये आपका b है, ये 2ab है। 2 × 36 × 25 और ये बटे आपको क्या करना है, 2 करना है, और आपको इसका अंडर रूट लेना है। 2 से 2 कट गया, 36 का अंडर रूट 6, 25 का 5, यानी कि आंसर इसका 30 है। तो हर जगह कैलकुलेशन नहीं, दिमाग भी चलाना पड़ता है।
अगर आपके पास नमक पानी या चीनी पानी का घोल है, आप उसको गैस पर रख के गर्म करोगे तो कुछ पानी तो भाप बन के उड़ जाएगा, लेकिन नमक या जो चीनी है वो उसी बर्तन में उसी सॉल्यूशन में रहेगी, उसकी मात्रा नहीं बदलेगी। इस पे सवाल बन जाता है कि 10 लीटर घोल में 2 लीटर पानी भाप बन के उड़ गया, बाकी विलियन में 6% नमक पाया गया। बताओ ओरिजिनल विलियन में, वास्तविक विलियन में नमक का परसेंटेज कितना है? भाई जब आप गर्म करोगे तो पानी तो भाप बन के उड़ जाएगा कुछ, लेकिन नमक की मात्रा सेम रहेगी। पहले कितना सॉल्यूशन था? 10 लीटर। मुझे नहीं पता 10 लीटर में कितना परसेंट नमक है। अब 2 लीटर पानी भाप बन के उड़ गया, 10 में से 2 लीटर उड़ गया तो पानी बचा, ये सॉल्यूशन बचा 8 लीटर। 8 लीटर में नमक कितना है बेटा? 6% नमक है। तो जितना नमक पहले था आज भी उतना ही नमक आना चाहिए। तो क्वेश्चन मार्क कितना आ गया? 48/10, 4.8%। यानी कि पहले हमारे घोल में 4.8% नमक की मात्रा थी। सोचो अगर कोई एक दाम की दुकान है, इसका मतलब दुकानदार आपको कोई डिस्काउंट नहीं देगा, और अगर कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता तो वस्तु का जो अंकित मूल्य है उसी दाम पर वस्तु को बेचा जाएगा। मार्क प्राइस ही सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। सवाल है लेटेस्ट जीडी का। अंकित मूल्य का मार्क प्राइस का 35% लागत मूल्य के 45% के बराबर है, यानी कि कॉस्ट प्राइस के 45% के बराबर है। तो यहां से क्या हम वस्तु के मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस का रेशियो नहीं निकाल सकते? तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 5 से चला जाएगा 7 बार, 5 से 45 9 बार, ये आ जाएगा 9/7। बोला है अगर कोई छूट ना दी जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पे। अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 7 है, अगर आप सामान पे कोई छूट नहीं दोगे तो सामान को मार्क प्राइस पर ही बेचोगे, 9 रुपए में बेचोगे। 7 रुपए का सामान 9 रुपए में बेचोगे तो 2 रुपए का प्रॉफिट होगा। और 2/7 की परसेंटेज वैल्यू पता होनी चाहिए कि 1/7 14.28%, 2/7 इसका दुगना 28.57% अप्रोक्स आ गया। सवाल आपको सिखाने जा रहा हूं एसएससी जीडी का, जो 2024 में आया था कम से कम 10 शिफ्ट में। सौरभ ने अंकित मूल्य से 26% कम पर एक अंगूठी खरीदी और अंकित मूल्य से 10% अधिक पर बेच दिया। उसके द्वारा अर्जित लाभ परसेंट कितना है? लगभग। देखिए भैया, मैंने मान लिया कि एक अंगूठी का जो अंकित मूल्य मार्क प्राइस 100 है, तो सौरभ ने अंकित मूल्य से 26% कम दाम पर खरीदी। अब 100 से 26% कम कितना होता है? 74 में खरीदी, और खरीदने के बाद अंकित मूल्य से 10% अधिक कीमत पर बेच दिया। मार्क प्राइस 100 है, 100 से 10% ज्यादा कितना होगा? 100 का 10% 10 होता है, 100 से 10% ज्यादा 110 में बेच दिया। तो अंगूठी 74 की खरीद के 110 में बेच दी। तो फायदा कितने का हुआ बेटा? 110 में 74 घटाएंगे 36 का फायदा हुआ। कितने रुपए पर? 74 रुपए पर। परसेंटेज में कितना फायदा हुआ? गुणा 100%। ये आपका आंसर आएगा मेरे दोस्तों, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 48.6%। ये बहुत फेमस सवाल भी है। एक घोल में जब हम दूसरा घोल मिलाकर नया सॉल्यूशन बनाते हैं तो ऐसे हर एक सवाल में एलिगेशन का मेथड लगता है। करोगे कैसे? मैं आपको सिखाता हूं। हमारे पास 36 लीटर संतरे का रस है, जिसमें कितना संतरा है? 25% संतरा है। अब इसमें मिलाया जाता है मेरे दोस्तों 80% सांद्रता, 80% कंसंट्रेशन वाला संतरे का रस मिलाया जाता है, और फाइनल जो बनता है मेरे दोस्तों उसमें मिश्रण की जो सांद्रता है वो 60% है। तो हमने इन दोनों को बच्चों किस अनुपात में मिलाया होगा? 80 में से 60 घटाएंगे 20 और 60 में से 25 घटाएंगे 35 से डायरेक्ट ये आ जाएगा कि हमने दोनों सॉल्यूशन को किस अनुपात में मिलाया है। ये 5 से जा रहा है 5 चौक 20 और ये 5 सत्ते 35। ये जो 25% सांद्रता वाला ये कितना है? 36 लीटर। तो 4 की वैल्यू बच्चों 36 लीटर दी है 9 गुना। तो हमने जो ऐड किया 80% कंसंट्रेशन वाला कितना ऐड किया? 7 के लिए भी 9 गुना 63 लीटर। तो हमने 63 लीटर ऐड किया है। पेपर में आपको बेईमान दुकानदार वाला सवाल बिना फॉर्मूले के करना सिखा दूं तो इस वीडियो को लाइक करोगे ना? 3 बार करना भाई। देखो, एक बेईमान व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर 20% हानि पर बेचता है। 20% हानि मतलब 1/5। दुकानदार कहता है सामान 20% हानि पर बेच रहा हूं, 5 पे 1 का लॉस है, 5 का सामान 4 पे बेच रहा हूं। लेकिन वो गलत वजन का उपयोग करता है, जिसका वजन 25% कम होता है। 25% कम वजन का इस्तेमाल कर रहा है। 25% मतलब 1/4। अगर कोई ग्राहक आके कहता है कि बाबूजी 4 किलो चीनी दे दो, तो आप 4 किलो चीनी नहीं देते, 1 किलो चीनी कम देते हो, 3 किलो चीनी ही देते हो। यानी कि आप 3 किलो चीनी देकर ग्राहक से 4 किलो चीनी का पैसा ले रहे हो, तो 3 से 4 जाएगा। और कुल आपसे पूछा कुल लाभ या हानि परसेंट क्या होगा? इन दोनों की सीधी सीधी गुणा, 5 तिया 15 रेशो 4 चौक 16। यानी कि इस हिसाब से दुकानदार ने 15 का सामान 16 में बेच दिया, तो 1 का प्रॉफिट हो गया 1/15। 1/15 होता है लगभग 6.66%, और ये प्रॉफिट है, लाभ हुआ है। डी ऑप्शन सही है। एसएससी जीडी के आपके पेपर में एडवांस मैथ तो आएगा नहीं, पर मेंसुरेशन 2D और 3D के फॉर्मूला बेस्ड सवाल बहुत पूछे जाएंगे। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं रोम्बस समचतुर्भुज। इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, पर चारों कोण 90 डिग्री नहीं होते। अगर किसी समचतुर्भुज रोम्बस के विकर्ण D1 D2 हैं तो उसका एरिया 1/2 D1 D2 होता है, याद कर लीजिए। समचतुर्भुज के विकर्ण 10 और 30 है, बताओ उसका एरिया क्या होगा? तो एरिया आएगा 1/2, डायगोनल 10 और 30 दिए हैं, 300/2 यानी कि 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जीडी 2024 के पेपर में आया था।
मेंसुरेशन 2D में चतुर्भुज का सबसे ज्यादा कौन सा कॉन्सेप्ट आता है? रोम्बस वाला, कि सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं और विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट समद्विभाजित भी करते हैं। अगर डायगोनल AC की लंबाई D1 है, BT जो है D2 है, तो आधा हो जाएगा D1/2 या D2/2, ये 90 डिग्री का कोण होगा और ये रोम्बस की साइड है, तो ये कहां लग जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगती है, D1/2 स्क्वायर प्लस D2/2 स्क्वायर बराबर A स्क्वायर। अब बोला है सम चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 40-60 है, सम चतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या होगी? तो आपको डायगोनल का आधा करना है, 40 का आधा 20, 60 का आधा 30 है, डायगोनल का आधा हो गया। रोम्बस की साइड कैसा है कि पाइथागोरस थ्योरम लगा के, यानी कि √20 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, यानी कि 400 900 1300, 1300 का √13 10 √13 आ जाएगा मेरे भाई, 10 √13, ये रोम्बस की भुजा आ जाएगी, सी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, एकदम तगड़े लेवल वाला सवाल आया है एसएससी जीडी में टाइम एंड वर्क से। ए उतना ही काम कर सकता है जितना बी और सी मिलकर करते हैं, यानी कि ए की जो एफिशिएंसी है बी और सी के बराबर है। सवाल बोला ए और बी मिलकर एक काम को करते हैं 7 घंटे 12 मिनट में, ए और बी 7 आवर 12 मिनट में करते हैं, और सी उस काम को करता है 36 घंटे में। सी सेम वो काम करता है 36 घंटे में। पूछे बी उस काम को अकेले कितने समय करेगा, तो बी की एफिशिएंसी निकालनी होगी। आप बताओ ये इससे 5 गुना है कि नहीं? तो अगर टाइम का रेशियो 1:5 है तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होना चाहिए, 5:1। अगर यहाँ एबीसी तीनों की एफिशिएंसी 6 तो यहाँ भी एबीसी तीनों की 6 होनी चाहिए, तो 2 1 और 1 2, 6 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से गुणा, 3 3 हो गया, यानी कि ए की एफिशिएंसी 3 है, सी की एफिशिएंसी 1 है और सी की 1 है, बी प्लस सी की 3 है, तो बी की एफिशिएंसी 2 आ गई। आपसे बी के बारे में पूछा गया, अब टोटल वर्क निकालो। हमने ये देखा कि सी की एफिशिएंसी 1 है और सी अकेला काम करता कितने घंटों में? 36 घंटों में। सी इतना काम करेगा, अगर इसी काम को बी करेगा तो बी करेगा 2 एफिशिएंसी के साथ, यानी कि 18 घंटे में बी काम कर लेगा अकेले। ये आंसर है डी ऑप्शन। परसेंटेज की ये कैलकुलेशन आई थी एसएससी जीडी के पेपर में। अगर इनकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता नहीं है तो सवाल होगा ही नहीं, इसलिए सबसे पहले फ्रैक्शन जानो। 33.33% 1/3 होता है, 7.14% 1/14 होता है, जिसे हम 7 से 1/7% भी कहते हैं। अब जैसे सवाल है 21.84 का मतलब गुणा 66.67 क्या है बेटा? 33.33 का डबल ही तो है, 1/3 का दुगुना 2/3, और 7.14% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1/14 हो जाएगी। आपको केवल यहां से काटाकूटी करनी है, 2 से 14 आपका 7 बार चला जाएगा, 7 या 21, 21 से काटेंगे तो 21 से कम 21 दशमलव 21 चौक 84, 1.04 आंसर है। एसएससी जीडी का एग्जाम होने से पहले जीडी के लिए इंपॉर्टेंट ये सवाल जरूर कर लो सिंपल इंटरेस्ट का। आर्या ने पहले 3 साल के लिए 5% की दर से, पहले 3 साल में कितना ब्याज है? 5%। अगले 4 साल के लिए 8% की दर से, 3 4 7 साल हो गए, 7 साल से आगे 16% की दर से कुछ पैसे उधार लिए, 13 साल के एंड में कुल 15,730 ब्याज चुकाया। बताओ 7 साल के बाद अगर टोटल 13 साल है तो 6 साल बाकी है, 6 साल के लिए ब्याज की दर है 16%, तो टोटल कितना ब्याज लौटाएंगे भाई? 3 पंजे 15, ये 4 अट्ठे 32 और ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 16 छिक्कम 96। आप इनको ऐड करेंगे तो आपने टोटल कितना ब्याज लौटाया है? 128 और 15 143%, जबकि आपने कुल ब्याज लौटाया 15,730 रुपए। यही है, कितने गुना? 143 एकम 143, फिर एक बार चला जाएगा 110, 1% की वैल्यू 110। कितना पैसा उधार लिया था? उधार लिया था 100%। अगर 1% की वैल्यू 110 है तो 100% की वैल्यू 100 से गुणा, यानी कि 11,000 रुपए आपने उधार लिया था, बी ऑप्शन। एसएससी जीडी में लगातार आ रहे टाइम एंड वर्क के सवाल को सॉल्व करने की निंजा टेक्निक क्या है? राम एक काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है, 10 दिन तक काम किया। फिर राज अकेले बचे काम को 35 दिन में पूरा करता है। राम और राज एक साथ काम करेंगे तो काम कितने समय में करेंगे? देखो भाई बचे काम पे ध्यान देना है। राम 60 दिन में काम कर सकता है, उसने 10 दिन काम किया, तो राम के 50 दिन का काम बाकी है, और इसी बचे काम को मेरे भाई राज भाई ने 35 दिन में किया। जिस काम को राम 50 दिन में करता, राज ने 35 दिन में किया। ये टाइम का रेशियो है, 5 से काटेंगे 10 7, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा आएगा कि नहीं आएगा? 7 10, और एफिशिएंसी का रेशियो पता चल गया तो सवाल सॉल्व। आप अब यहां से टोटल वर्क निकाल लीजिए। जब सवाल में कहा है राम काम को 60 दिन में कर सकता है, राम की एफिशिएंसी 7 है, पूरा काम 60 दिन में करेगा, टोटल वर्क है। अगर इस टोटल वर्क को राम और राज मिलकर करेंगे तो करेंगे भाई 7 और 10 17 एफिशिएंसी के साथ। कितना समय लगेगा? बटे 17, तो ये आएगा भाई साहब 420 बटे 17 दिन, तो 17 दूनी 34 और ये 17 चौका 68, बच जाएगा 12, 24 सही, 12 बटे 17 दिन में काम होगा। आंसर इस सवाल का सी ऑप्शन है। रेशियो मेथड सबसे बेस्ट है। कम से कम वो सवाल तो यहां से सीख के जाओ जिनका पेपर में आना फिक्स है। देखो जीडी का सवाल हर साल आने वाला। एक व्यापारी एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट के बाद 805 में बेचता है। अगर छूट ना दी होती तो 15% का लाभ होता। अगर छूट ना दी होती तो क्रय मूल्य का सामान मार्क प्राइस में बेचता, 15% का लाभ होता। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 15% ज्यादा है। मार्क प्राइस पे जब हमने 12.5% की छूट दी तो सामान बेचा कितने में? 805 रुपए में। आपसे क्या पूछा है? वस्तु का लागत मूल्य पूछा है, तो क्या ये सक्सेस नहीं दिखाई दे रहा मेरे भाई? आप बोलोगे हाँ सर। 15% का मतलब 3/20 हो गया मेरे दोस्तों, यानी कि 20 का सामान 23 का हो गया। सीपी 20 है तो मार्क प्राइस 23 है, फिर 12.5% डिस्काउंट 1/8, तो 8 का सामान मेरे दोस्तों 7 में आ गया, तो ये आ गया 161/160, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 160 है तो सामान 160 में बिका कितने में? 805 में, 5 गुना। तो लागत मूल्य भी 160 का 5 गुना होगा, 800 रुपए। ये स्मार्ट मेथड है इस सवाल को करने का, डी ऑप्शन।
डेविएशन मेथड अगर नहीं आता है तो जाके सीख लीजिए, ऐसे सवालों को आसान करने में बहुत काम आता है। एक आदमी दो टाइप की चाय को मिलाता है जिनका प्राइस है 320 रुपए पर केजी और 240 रुपए पर केजी, वह 9:11 के अनुपात में मिलाता है। मिलाने के बाद मिश्रण को इतने रुपए में बेचता है, बताओ उसका लाभ परसेंट क्या है। तो आप ये बताओ मिलाने से जो मिश्रण बनेगा उस मिश्रण का सीपी यानी कि क्रिय मूल्य क्या होगा। तो आप सोचो क्या 320 को ब्रेक करके आप ऐसे नहीं लिख सकते 240 प्लस 80, आप बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं भाई, इसका प्राइस भी 240 है इसका भी 240 है, तो मिक्सचर का सीपी 240 तो रहेगा। यहाँ 9 का 80 रुपए पर केजी एक्स्ट्रा है, तो जो भी एक्स्ट्रा है वो सभी में बढ़ जाएगा। टोटल चाय कितनी है 9 प्लस 11, टोटल चाय 20 है, 20 में डिवाइड कर देंगे, 20 चौक 80, तो 240 में 36 जोड़ेंगे 276, ये आ गया मिक्सचर का सीपी 276 रुपए। अब 276 सीपी है, 276 की चाय अगर 325.68 में बेची जाएगी तो कितना प्रॉफिट होगा 25 और 24 49.68 रुपए का प्रॉफिट होगा। कितने पर बच्चों 276 पर, परसेंटेज में कितना इंटू 100%। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो भाई 18% ये आएगा, जो कि मेरा पहला ऑप्शन सही बनता है। ये करना पड़ेगा आपको पेपर में। एसएससी जीडी में पूछे गए रेशियो के इस खतरनाक से दिखने वाले सवाल को कैसे 2 सेकंड में करेंगे। प्लस माइनस दिया है मेरे भाई, तो देखो दो को ऐड करो। अगर मैं पहले 2 को जोड़ूंगा तो यहां सी से सी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, ये 2 भी आएगा, 2 भी कितना आएगा 4 5 9। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं बाद के 2 को तो भाई ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, सी और सी 2 सी आएगा, 2 सी कितना 5 और 9 14। अगर मैं पहले और तीसरे को जोड़ता हूं तो क्या बचेगा भाई ए और ए 2 है, बाकी सब कट जाएगा, तो 4 और 9 13। ये 2a 2b 2c का रेशियो है, लेकिन भाई 2 तो कट ही जाएगा ना, 2 कट जाएगा, ये ए बी सी का ही रेशियो आ गया 13 9 14, डायरेक्ट आ जाएगा ऐड करने से आपसे। लेकिन ये पूछा है तो a माइनस बी 13 माइनस 9 4, c माइनस बी 14 माइनस 9 5, c माइनस a 14 माइनस 13 1, तो ये आ गया 4 रेशियो 5 रेशियो 1, यानी कि c वाला ऑप्शन सही है। छूट वाला ये सवाल आया था एसएससी जीडी 2024 में। कॉन्सेप्ट यहां ये लगेगा कि भाई अगर किसी सामान पर कोई डिस्काउंट ना दिया जाए तो जो सामान का हमने एमआरपी लगाया है, जो अंकित मूल्य है, उसी पे सामान को बेचा जाएगा, मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब सवाल ये है कि मार्क प्राइस का 35% लागत मूल्य के 45% के बराबर है, कॉस्ट प्राइस के 45% के बराबर है। तो यहां से एमपी से सीपी का रेशियो कितना आ जाएगा मेरे भाई 45/35, 5 से जाएंगे 5 से काट लेंगे 9/7 आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना, 7 बार कट जाएगा 9 बार। बोला कोई डिस्काउंट ना दिया जाए तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। प्रॉफिट किस पे होता है सीपी पर, क्रिय मूल्य 7 है। अगर आप कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो 7 का सामान आप एमआरपी पर बेचोगे 9 में बेचोगे, 7 का सामान 9 में बेचोगे तो 2 का प्रॉफिट होगा। अब 1/7 होता है 14.28%, 2/7 होगा बच्चों इसका डबल, यानी कि 28.56% का आपको लाभ होगा। तो आंसर इसका बी ऑप्शन है। अगर ब्याज की दर हर साल अलग अलग है तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, फॉर्मूला पता होना चाहिए। XYZ% ब्याज की दर है तो 3 साल का जो ब्याज होगा, पहले आप तीनों को जोड़ो XYZ, फिर 2 की गुणा, XY की Y की Z में, Z की X में गुणा करके जोड़ो बटे 100, फिर तीनों की गुणा करो, XYZ भाग देना है 10,000 से, ये आएगा। एग्जाम्पल भी बता दूं, 4,000 रुपए प्रिंसिपल है, ब्याज की दर 2%, 3%, 5% है। बताओ 3 साल का ब्याज क्या होगा, पहले तीनों को जोड़ो, 2 3 5 5 10, 2 की गुणा, 2 तिया 6 15 21 और 10 31, 31/100.31, तीनों की गुणा, 2 तिया 6 5 30, 30 को 10,000 से भाग देंगे, ये आएगा। ये आ गया बेटा, तीनों को ऐड करने पर 10.313% ब्याज 4,000 के प्रिंसिपल पर। तो 4,000 का 10.313% क्या आएगा 412.52 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट आंसर। तो फॉर्मूला रट लीजिए, बहुत काम आएगा जिंदगी में। हम ही आपके गणित के दुख में वो साथी हैं जो ऐसे 10-10 लाइन के सवाल को एक स्टेप में करना सिखाते हैं। एसएससी का कोई भी पेपर देना है, सवाल कर लो। एक एग्जाम में क्लास में छात्र के औसत अंक 85.4 थे, एवरेज मार्क्स। अगर स्टूडेंट को इतिहास में 8 अधिक अंक, साइंस में 12 और मार्क्स मिलते, कंप्यूटर साइंस में 10 मार्क्स और मिलते, और हिंदी में 15 मार्क्स कम मिलते, और बाकी सब्जेक्ट में मार्क्स सेम रहते, तो एवरेज 87.9 होता। बताओ एग्जाम में कितने सब्जेक्ट थे। तो भाई टोटल कितने मार्क्स ज्यादा मिले, 8 12 20 और 10 30। हिंदी के 15 कम करो, 30 - 15 15, यानी कि टोटल 15 मार्क्स ज्यादा मिल गए। एवरेज कितना बढ़ गया, अगर पहले एवरेज 85.4 था तो एवरेज 87.9 हो गया। एवरेज कितना बढ़ गया 87.9 में से 85.4 घटाएंगे तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 2.5। तो टोटल में चेंज बटे एवरेज में चेंज, कुल मार्क्स 15 बढ़े, एवरेज 2.5 बढ़ा, डिवाइड कर दो 15/2.5 चला जाएगा 6 बार, यानी कि एग्जाम जो आपने दिया उसमें 6 सब्जेक्ट है। मैं गारंटी से कह रहा हूं ये सवाल एसएससी जीडी के पेपर में आएगा, तो करना तो पड़ेगा, मैं करवाता हूं। एक वस्तु को 19 रुपए में बेचकर एक डीलर 10% का लाभ कमाता है। विक्रय मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए कि लाभ 50% हो सके। देखो लाभ होता है क्रिय मूल्य पे, आप 19 रुपए में बेचते हो एक वस्तु को, 10% का लाभ होता है। 100% पे 10% का लाभ हुआ तो ये 19 रुपए 110% की वैल्यू है। 1% की वैल्यू कैसे आएगी, 110 से भाग दे दो। अगर हमें 50% लाभ कमाना है, 10% की जगह 50% लाभ कमाना है, तो हमें 40% बढ़ाना होगा। 40% बढ़ाना होगा, 40% की वैल्यू पूछिए मेरे प्यारे भाई, 40 से गुणा कर दीजिए, ये आ जाएगा 0 0, तो 19 चौक 76/11। अब 11 7 77 होता है, यानी कि 7 से हल्का सा कम आएगा, तो सी ऑप्शन ये आंसर हो गया मेरे भाई। कर लिया ना जल्दी से।
एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए एक और इंपॉर्टेंट सवाल देखिए भाई, अगर आप एवरेज मार्क्स औसत अंक पे एलिगेशन लगाओगे तो बच्चों की संख्या का रेशियो आता है कि एक एग्जाम में 64 लड़के और कुछ लड़कियों के जो औसत अंक है वो 59.15 है, जबकि लड़कों के जो औसत अंक है बॉयज के वो 55.25 है बॉयज के। लड़कियों के जो औसत मार्क्स है वो 68.75 है, जबकि सारे बॉयज गर्ल्स के मिलाकर एवरेज मार्क्स ये कह रहा है 59.15 है। तो आप मेरे प्यारे भाई यहां से एलिगेशन लगाओ, सीधा बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो आएगा, इसमें से घटाइए मेरे प्यारे भाई, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरे भाई 9.6। अब इसमें से घटाओ कितना आएगा मेरे भाई? 4, और ये 3.9 आ जाएगा मेरे भाई। और इसका रेशियो लेंगे तो किससे चला जाएगा? ये 3 से चला जाएगा, 32:13। ये 32:13 क्या है स्टूडेंट्स? ये बॉयज गर्ल्स की संख्या का अनुपात है। अच्छा, सवाल में लड़के कितने हैं? 64 लड़के दिए, तो 32 की वैल्यू 64 है, डबल। पूछा कितनी लड़कियां परीक्षा में शामिल हुई? 13 की वैल्यू भी डबल आ जाएगा, 26 इसका आंसर आ गया, डी ऑप्शन। जानवरों के सिर और पैर वाला पॉपुलर क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने की सबसे शानदार ट्रिक क्या है मैं आपको सिखाऊंगा। मैथ्स और रीजनिंग दोनों में ही ये आता है। जैसे देखो, दिल्ली के चिड़ियाघर में हिरन भी है, बत्तख भी है। ध्यान देंगे, हिरन के 4 पैर होते हैं लेकिन बत्तखों के 2 ही पैर होते हैं। अगर सिर गिने जाएं सारे जानवरों के तो 180 हेड या सिर हैं, जबकि पैर गिने जाएं सभी जानवरों के तो 448 हैं। चिड़ियाघर में हिरणों की संख्या कितनी है? हिरन मतलब 4 पैर वाले जानवर, तो 4 पैर वाले जानवर आप डायरेक्ट शॉर्टकट से निकाल सकते हैं, L/2 - H। 4 पैर वाले जानवर आ जाएगा। लेग कितने? 448 बटे 2 224, हेड 180 है, 224 में से 180 आप माइनस कर देंगे तो 44 आगे मेरे प्यारे भाई आपके हिरन, ऑप्शन नंबर सी। इससे जल्दी आप इस सवाल कर ही नहीं पाओगे भाई। देख मेरे भाई, या तो ढंग से पढ़ लो या दुकान खोल लो, पर दुकान भी खोलोगे तो कम से कम इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए सवाल की कि अगर आप बेईमान दुकानदार बनते हैं लेकिन सामान आप लागत मूल्य पर बेचते हो फिर भी लाभ कमा सकते हो। कैसे? कि आप ऐसे वजन का उपयोग कर रहे हो जिसका वास्तव में जो वजन है उस पर लिखे वजन से 19% कम है। लाभ परसेंट क्या होगा? यानी कि 19% का मतलब होता है 19/100। अगर कोई ग्राहक आपसे आके 100 ग्राम पूरा मांगता है तो आप उससे क्या करते हो? 19 ग्राम कम देते हो, 100 में से 19 घटाइए, आप 81 ग्राम ही पूरा देते हो। यानी कि आप 81 ग्राम सामान देके 100 ग्राम का पैसा ले रहे हो ग्राहक से, चूना लगा दिया। यानी कि मेरे दोस्तों आपने 19 का प्रॉफिट कमा लिया, किस पर? 81 पर। और परसेंटेज में कैसे निकालते हैं? गुणा 100%। तो ये हो जाएगा बच्चों 1900/81, तो ये जाएगा 23 बार, 23 सही 37/81%, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आपने कभी मानचित्र मैप को स्टडी किया है? वो इतने एक्यूरेट होते हैं कि आप मानचित्र पे देखकर ये बता सकते हो कि 2 शहरों के बीच की एक्चुअल डिस्टेंस क्या है। जैसे ये देखो, मानचित्र का पैमाना 1:250 दिया गया है। क्या मतलब है? कि भाई अगर 2 शहर 250 किलोमीटर की दूरी पर है ना, तो मानचित्र पे उनको 1 सेंटीमीटर दिखाया जाएगा, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि मानचित्र छोटा होता है। बोला मानचित्र पर 2 शहर 6.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उनके बीच की वास्तविक दूरी कितनी है? 1:250 मानचित्र का पैमाना चलता है। 2 शहर के बीच की दूरी मानचित्र पे 6.5 सेंटीमीटर है, तो में उनके बीच की जो दूरी होगी ना किलोमीटर में होगी, शहर तो बड़े बड़े होते हैं। 250 गुणा 6.5 आएगा मेरे प्यारे भाई, यानी कि 1500 + 125, 1625 किलोमीटर। ये बी ऑप्शन करेक्ट है बच्चे। स्टैटिस्टिक्स का ये फॉर्मूला रट लीजिए, क्योंकि पेपर में इस पे डायरेक्ट सवाल आएगा, और फॉर्मूला याद नहीं होगा तो सवाल कर नहीं पाओगे जीडी वाले भाइयों। किसी डेटा के लिए जो है मीन 28.5 है और मीडियन 32 है, तो बताइए उस डाटा का बहुलक क्या है? तो भैया फॉर्मूला ये है, मोड बराबर थ्राइस इंटू मीडियन माइनस ट्वाइस इंटू मीन। मोड मतलब बहुलक, बहुलक आपको निकालना है तो 3 गुणा माध्यिका, माध्यिका आपका 32 है, माइनस ट्वाइस ऑफ मीन, माध्य, माध्य आपका 28.5 है मेरे भाई। तो 32 या 96 माइनस 28 दूनी 56 1 57, तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई यहां पर 39 आपका बहुलक आ गया। फॉर्मूला याद है तो आप तुरंत कर पाओगे मेरे बच्चों। पूरे मन से सीखिए और दिमाग में फिट कर लीजिए, एग्जाम में काम आएगा। ऐसी कौन सी 3 लगातार पूर्णांक संख्याएं हैं जिनको जोड़ के और गुणा करके बराबर आता हो? सोचो सोचो। एक तो आप सोच पा रहे होंगे 1 2 3, 1 + 2 + 3 6, 1 गुणा 2 गुणा 3 6, लेकिन भाई और भी है। -1 -2 -3, -6 आएगा। गुणा करोगे -1 गुणा -2 गुणा -3 तो भी -6 आएगा। एक और है, इसको हर बच्चा मिस कर देगा, -1 0 1, ये भी तो लगातार है, जोड़ के क्या आएगा? 0। गुणा करूंगा -1 गुणा 0 गुणा 1, 0 की वजह से 0। ऐसे 3 केस बनते मेरे भाई, ध्यान रखेगा आज से। एसएससी, जीडी, एमटीएस जैसे वनडे एग्जाम में प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने के लिए आता है। कॉन्सेप्ट सिखा दूं आपको। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? हमेशा n + 1/2। प्राकृतिक संख्या मतलब पॉजिटिव पूर्णांक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एवरेज निकालना है तो पहली और आखिरी संख्या को जोड़ के आधा कर दीजिए। अब जैसे सवाल है, पहली 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? 40 + 1 41/2, यानी कि 20.5 आ जाएगा। हम आपसे कहें प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 10 + 1 11/2, 5.5 आ जाएगा। बट सावधान
समाधान। प्रथम 9 पूर्ण संख्याओं का होल नंबर का एवरेज क्या होगा? होल नंबर भाई 0 से शुरू होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपके सामने होल नंबर से लिखे हुए हैं। इनका जो एवरेज होगा वो पहली और आखिरी संख्या को जोड़ के आधा करना पड़ेगा, यानी कि 4 ही आएगा। ये बहुत सारे बच्चे गलत कर देंगे। एसएससी जीडी की तैयारी की सीरीज में आज हम चोर पुलिस वाला सबसे पॉपुलर और आसान कॉन्सेप्ट सीखेंगे। मेरे भाई, पुलिस जो है चोर से 1300 मीटर की दूरी पर है। पुलिस 82 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चोर का पीछा करना शुरू करती है। चोर भाग रहा है 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो पुलिस चोर को कितने समय में पकड़ लेगा? समय निकालने वाला सवाल आए। देखो, समय बराबर होता है डिस्टेंस, पुलिस चोर के बीच की डिस्टेंस 1300 मीटर बटे रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल। देखो, पुलिस चोर सेम डायरेक्शन में भागेंगे तो रिलेटिव स्पीड होगी S1 माइनस S2, स्पीड को घटा देना है। 82 में से आप 64 घटाओ, 82 में से आप 64 घटाओ 18, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में बेटा, मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा। कि स्पीड मीटर में है, डिस्टेंस मीटर में, तो स्पीड को भी मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। 18 से 18 कट गया, 1300/5 आएगा 260, और ये डायरेक्ट आंसर आपका सेकंड में आएगा। तो पुलिस चोर को 260 सेकंड के अंदर धर दबोचेगा। ये हो गया सवाल। अगर जीडी की तैयारी बढ़िया तरीके से कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में और मॉक टेस्ट में एवरेज स्पीड वाला सवाल जरूर देखा होगा। कॉन्सेप्ट है औसत चाल बराबर कुल चलेगी दूरी बटे कुल लिया गया समय। अब जैसे एक ट्रेन 411 किलोमीटर जाती है 137 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर 327 किलोमीटर जाती है 109 किलोमीटर पर आवर की चाल से। पूरी दूरी के लिए ट्रेन की एवरेज स्पीड ज्ञात कीजिए। ट्रेन कितनी डिस्टेंस गई? 411 किलोमीटर प्लस ये 327 किलोमीटर। अच्छा, ट्रेन को टोटल टाइम कितना लगा मेरे भाई? 411 किलोमीटर गए 137 किलोमीटर पर आवर की चाल से। टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, 411 बटे 137 3 घंटा। फिर 327 किलोमीटर गए 109 की स्पीड से, कितना टाइम लगा? 327 बटा 109, यानी कि ये भी 3 घंटा। तो ये हो गया मेरे भाई 738 किलोमीटर गए आप टोटल 6 घंटे में। तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी मेरे भाई? 123, 123 किलोमीटर पर आवर। पहला ही ऑप्शन ठीक दिख रहा है। पेपर एसएससी हो, रेलवे हो, पुलिस हो, कांस्टेबल हो, 11 के डिविजिबिलिटी नियम पे सबसे ज्यादा सवाल पूछता है। आपको 11 का नियम पता होना चाहिए कि कैसे भाग देते हैं। ये एक संख्या है 6 अंकों की, इसमें कौन सा सबसे छोटा सिंगल डिजिट नंबर जोड़ें कि 11 से पूरी तरीके से भाग हो जाए? क्या जोड़ें भाई? तो आप घटाना शुरू करो मेरे प्यारे भैया राइट साइड से। 5 में से 6 घटाइए -1, 2 में से 3 घटाइए -1, 2 में से 7 घटाइए -5, यानी कि आ गया -7। तो अगर मैं इस संख्या को 11 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल -7 आएगा। 11 से पूरी तरीके से कब भागोगा? जब शेषफल 0 हो जाएगा, यानी कि मुझे इसमें 7 ऐड करना पड़ेगा जिससे रिमाइंडर 0 बन जाए। तो मिनिमम 7 आपको यहां ऐड करना पड़ेगा दोस्त। एसएससी जीडी का एग्जाम देने से पहले पार्टनरशिप चैप्टर से ये सवाल जरूर सीख लीजिए। यामिनी और जरीन ने मिलकर एक बिजनेस में 37,200 रुपए का इन्वेस्ट किया। दो लोगों ने मिलकर साल के एंड में 5,000 के कुल प्रॉफिट में से यामिनी का शेयर 1300 था, जमीन का शेयर आपसे पूछा था। अच्छा भाई, कुल प्रॉफिट है 5,000, 5,000 में से यामिनी का शेयर 1300 है, तो बचा जरीन। जरीन का शेयर कितना होगा प्रॉफिट में? 5,000 में से 1300 घटाओ 3700 रुपए, यानी कि दोनों को प्रॉफिट इस रेशियो में मिला है। तो यामिनी और जरीन के इन्वेस्टमेंट का रेशियो भी ये होगा। भाई, जिस रेशियो में दो आदमियों को लाभ हुआ है, पैसा भी इन्हीं रेशियो में लगाया होगा। पूछा है इस सवाल में आपसे जरीन का शेयर। जरीन का शेयर है 37 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना आएगा मेरे भाई? 13 प्लस 37 50। तो टोटल का 37/50 जरीन का इन्वेस्टमेंट है। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? 37,200 रुपए। अब ये मुझे कैलकुलेशन करनी है, पता है जल्दी कैसे करूंगा? जैसे नीचे 50 है तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लो, ये क्या बन जाएगा? 50 दूनी 100 बन जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये करना है। इकाई अंक देखूंगा सबसे पहले मैं यहाँ पे 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, यूनिट डिजिट यहां से 8 आएगा। तो ये वाला आंसर हो गया जी, सी ऑप्शन। एसएससी जीडी के भी बहुत सारे प्रीवियस पेपर में हमने देखा कि सेक्टर से सवाल पूछे गए। जैसे सर्कल है मेरे प्यारे भाई, तो ये जो हिस्सा है ये सर्कल का सेक्टर या त्रिज्या खंड कहलाता है। भाई, अगर सर्कल की रेडियस r है और ये जो सेक्टर का आर्क है, चाप, इसकी लंबाई l है, तो इस सेक्टर का जो एरिया होगा वो 1/2 L गुणा R होगा, 1/2 LR। याद रखिएगा। बोला है एक सर्कल का व्यास 35 है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 385 है, तो चाप की लंबाई आपसे पूछिए। तो भाई एरिया आपको दिया है 385, सेक्टर का एरिया बराबर 1/2 लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस। यहाँ पे डायमीटर 35 है तो रेडियस कितनी आएगी? 35/2। अब 35 से चला जाएगा मेरे प्यारे भी 11 बार। आर्क की लंबाई आएगी जी 11 गुणा 4 यानी कि 44 सेंटीमीटर। खत्म। तो फॉर्मूला याद है तो सवाल बिल्कुल जल्दी से होगा। मेंसुरेशन एडवांस मैथ का अकेला ऐसा चैप्टर जो एसएससी जीडी के पेपर में भर भर के आता है। गोले वाले इस सवाल को छोड़ने की गलती कतई मत करना। गोले का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4πr²। अगर गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर बढ़ जाती है तो इसका सतह क्षेत्रफल 704 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। पाई बराबर 22/7 लेना है आपको, बताना है गोले की त्रिज्या बाद में। तो भाई पहले रेडियस r थी, 4πR² था। अब रेडियस 2 सेंटीमीटर बढ़ गई, यानी कि रेडियस होगी r+2। अब सरफेस एरिया हो गया 4πR+2 का होल स्क्वायर। सरफेस एरिया कितना बढ़ गया मेरे प्यारे भाई? 704। तो हम लोग यहां से 4π कॉमन ले लेंगे। पाई का मान
22/7 ब्रैकेट में क्या बचेगा r प्लस 2 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर मेरे प्यारे भाई, जो कि कितना आ जाएगा मेरे भाई 4r प्लस 4। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, 704। थोड़ा सा अलजेब्रा यहां पे लगेगा, 22 तिया 66, 22 दूनी 44, 4 अट्ठे 32। ठीक है, 4 से हम काट लेते हैं 2 बार, तो r प्लस 1 बराबर 7 दूनी 14। तो यहां से रेडियस 13 आ गई, लेकिन 13 आंसर नहीं, आपसे पूछा वृद्धि के बाद रेडियस तो 2 बढ़ी ना, तो 13 प्लस 2 15 इस सवाल का आंसर है। पहले ही बता दे रहा हूं, करके जाओ एसएससी जीडी वालों, फायदे में रहोगे। सवाल आएगा 2 नंबर का पेपर में सीधा रखा हुआ। एक टीचर है अपने 4 स्टूडेंट्स के बीच 1/3, 1/5, 1/6, 1/4 के अनुपात में कुछ मिठाइयां बांट देता है। भाई बर्फी बांट रहा है वो। शिक्षक के पास मिठाइयों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए ताकि किसी भी मिठाई को बांटने के लिए टुकड़ों में तोड़ने की जरूरत ना पड़े कि आधी तू ले ले आधी, ऐसा ना करना पड़े। तो भाई पहले आप इस रेशियो को सिंप्लीफाई करो। अच्छा 3, 5, 6, 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60। इस पूरे रेशियो का आप 60 से गुणा कर दीजिए। 3 से 60 20 बार कटेगा जी, 5 से 60 आपका 12 बार कटेगा, 6 से 60 आपका 10 बार कटेगा, 4 से 60 आपका 15 बार कटेगा। यानी कि बच्चों को जो मिठाई दी जाएंगी वो इस अनुपात में दी जाएंगी। तो मिनिमम संख्या क्या होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई? 20, 12, 32, 10, 42, 42 और 15 57। तो 57 या 57 का मल्टीपल, तो मिनिमम तो 57 मिठाई टीचर को बांटनी चाहिए ना। बी ऑप्शन आ गया, बात खत्म। एसएससी जीडी वालों, ऐसा सवाल और ऐसा कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, तुम ही करके आओगे अगर पेपर में आ गया तो। शानदार तरीका होगा। 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज, 3 साल का सीआई, 3 साल के एसआई का डिफरेंस का अनुपात 9:29 है। पूछा है ब्याज की दर। बेटा 3 साल का ट्री बनाना आना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है। अगर ये बी है तो यहां डबल होगा 2b, और ये मेरे दोस्तों सी होगा। ये 2 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस है, ये टोटल 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस है। बात बहुत गहरी है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है। 2 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस है 9, अगर यहां 9 है तो यहां डबल आएगा 18। 3 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस 29 है, तो 9, 18, 27 बचा 2, 29। आप बोलोगे हां जी सर, ये 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस है। सीआई का मतलब ब्याज पर ब्याज, तो 9 रुपए पर 2 रुपए ब्याज मिला होगा। ये 2 रुपए ब्याज मिला होगा 9 रुपए पर। 1/9 होता है 11.11%, 2/9 22.22%। भाई साहब ये ब्याज की दर है, पूरी दुनिया में इससे बेहतरीन तरीका नहीं है। आजकल बच्चों को बहुत डर लग रहा है जब दशमलव का एलसीएम पेपर में आ रहा है, लेकिन ये तो ऑप्शन सी हो जाता है। भाई एलसीएम माने क्या? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी भाग हो जाए। 5, 12.5 और 0.05 का एलसीएम बताओ। देखिए एलसीएम जो भी होगा 12.5 के या तो बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, यानी कि ये एलसीएम नहीं हो सकता। अब 12.5 और अगर एलसीएम मानेंगे तो 12.5 तो 5 से भाग नहीं होगा, ये एलसीएम नहीं है। हम सबसे छोटा देखेंगे पहले 25। 25 5 से भाग होता है जी। 25 12.5 से भाग होता है 2 बार, हां जी बिल्कुल हो रहा है। 25.05 से भाग हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यानी कि 25 छोटा नंबर है जो इन तीनों से भाग हो रहा है, यानी कि एलसीएम क्या आ जाएगा 25। परिभाषा पे उतर जाओ मेरे भाई। मेरे भाई ये जो मेरे पानी का गिलास है, ये सिलेंडर है एक बेलन। ये जो इसका गोरा गोरा हिस्सा है स्टील वाला, इसका अगर कर्व सरफेस एरिया निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 2πRh। R क्या है? इस वाले सर्कल की रेडियस। H क्या है? इस गिलास की हाइट। ये मेंसुरेशन भी काम आएगा परसेंटेज में। बोला है एक बेलन की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है, ऊंचाई 30% कम कर दी जाती है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना परसेंट कम हो जाएगा? देखिए 2π एक कांस्टेंट है, कर्व सरफेस से डिपेंड करता है रेडियस गुणा हाइट पे। अब रेडियस तो हमने 20% बढ़ा दी, हाइट मैंने 30% कम कर दी। कर्व सरफेस एरिया में जो परिवर्तन आएगा वो 20 और -30 का सक्सेसिव आएगा। अब फॉर्मूला से भी कर सकते हो, रेशियो से भी। फॉर्मूला क्या आएगा भाई? 20 - 30 - 20 गुणा 30/100, यानी कि आएगा जी -10 और -6 -16%। माइनस का मतलब घट गया, 16% कम हो जाएगा। कभी एसएससी जीडी 2021 का पेपर डाउनलोड करके सॉल्व करना, नानी याद आ जाएगी। प्रार्थना करो ऐसे मैथ के सवाल दोबारा ना आए। सवाल बोला है 2 साल का सीआई 1128.6 है और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1080 रुपए है। वार्षिक चक्रवृद्धि हो रहा है। 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या है? भाई ये 3 साल का ट्री होता है, ए, बी, 2b और सी। अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1080 है तो 1 साल का कितना होगा? 540। ये भी 540 होगा। सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है। 2 साल का सीआई कितना? 1128.6। कितना ज्यादा है मेरे भाई? 20 और 28, 48.6 रुपए ज्यादा है। भाई तीसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट भी 540 होगा। अगर यहां 48.6 है तो यहां डबल होगा। 48.6 का डबल 97.2। अब आप मुझे बताओ 540 पर ही तो 48.6 ब्याज मिला होगा। कितना परसेंट है भाई? 9%। तो यहां भी 48.6 का 9% आपको ब्याज मिलेगा। कितना आएगा मेरे भाई? ये 4.374। तो टोटल 3 साल के सीआईएसआई का जो डिफरेंस आएगा इसको जोड़ना पड़ेगा। ये जोड़ेंगे तो लगभग कितना आएगा भाई? 150 रुपए के करीब। डी ऑप्शन आंसर है। 3 बार देखना तब समझोगे। ये करो।
एसएससी जीडी 2025 का पेपर होगा कम से कम 50 शिफ्टों में। 50 में से 20 शिफ्ट में ऐसा सवाल आएगा। सब लोग जानते हैं इनकम में से बचत घटा देंगे तो खर्चा आएगा। अब दो आदमी ए और बी है, उनकी इनकम का रेशियो 4-5 है, खर्चे का रेशियो 2-3 है। ए और बी 7200 और 6000 रुपए बचाते हैं। ए की इनकम बताओ। आपको इनकम का रेशियो दिया है, खर्चे का रेशियो दिया है और बचत की आपको एग्जैक्ट वैल्यू दी गई है। तो मेरे भाई वैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगेगा, पर मैं आपको बेसिक बताता हूं। ए की और बी की इनकम का रेशियो 4-5 है, रेशियो हटाएंगे वेरिएबल आ जाएगा। यानी कि अगर ए की इनकम 4x है तो बी की 5x है। भाई अगर मैं इनकम में से बचत घटाता हूं, ए की बचत 7200 है और बी की बचत यहाँ पे 6000 है, तो क्या आ गया भाई, ये ए का खर्चा बी का खर्चा आ गया और खर्चे का आपको रेशियो दिया है 2:3। ये आप बराबर कर दीजिए, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आपका आंसर आ जाएगा। 3 चौक 12x, 5 दूनी 10x, डिफरेंस आएगा 2x। कितना आएगा भाई, 72 तिया 216, 6 दूनी 12, यानी कि आ जाएगा डिफरेंस 9600। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ सर। तो x का मान 4800 आ गया, 4800। अगर x का मान 4800 आ गया, पूछा ए की इनकम, ए की इनकम है 4x, x की वैल्यू 4800 का 4 गुना 19200 रुपए ए की इनकम आ गई और आपका सवाल एक स्टेप में हो जाएगा, बी ऑप्शन। हम मजे मजे में सीरियसली आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की खतरनाक ट्रिक सिखाएंगे मूलधन निकालने वाली, कि भाई कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 साल में 12600 और 9 साल बाद 21000 रुपए हो जाती है। तो 6 + 3 9 साल होता है, यानी कि यही 12600 रुपए अगले 3 साल में 21000 रुपए बन गए। आपसे पूछा इन्वेस्टमेंट क्या है, आप ये देखो 12600 रुपए 21000 हो गए, कितने गुना हुआ, डिवाइड करो, 21000 को भाग करो 12600 से, तो जाएगा भैया 42 से। 42 पंजे 210, 42 126, 5/3 गुना, यानी कि 3 साल में आपका पैसा 5/3 गुना हो गया। तो 6 साल में कितना हो गया भाई, 6 साल में कितना होगा, डबल टाइम है तो बेटा कंपाउंड टेस्ट का मतलब पावर में चलता है खेल, स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि प्रिंसिपल गुणा 5/3 का स्क्वायर, प्रिंसिपल का 25/9 ही 12600 रुपए के बराबर है। बस हो गया सॉल्व। 25 से 100 आपका ये 4 बार कट जाएगा, तो प्रिंसिपल आएगा 126 गुणा 4 नाम 36, यानी कि 9 का मल्टीपल आंसर आएगा। तो ये वाला आंसर हो जाएगा मेरे भाई ए ऑप्शन। ठीक है, एसएससी जीडी का पेपर होने वाला है कुछ ही दिनों में। गणित के 20 सवाल ठीक करने हैं ना, सीख के जाना पड़ेगा मैथ यहां से। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 2675 2320 को भाग करने पर क्रम से 5 और 6 शेषफल बचे, यानी कि 2675 को भाग दूं तो 5 शेषफल बचे, और अगर मैं 2320 को भाग दूं तो 6 शेषफल बचे। यानी कि अगर मैं 5 और 6 घटा दूंगा तो कोई शेषफल नहीं बचेगा, पूरी पूरी भाग होगी। 2675 में से 5 घटाओ 2670 और 2320 में से 6 घटाओ 2314, यानी कि आपको वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो इन दोनों को पूरा पूरा भाग देगी। इन दोनों को पूरा पूरा भाग देने वाली बड़ी से बड़ी संख्या आएगी मेरे भाई इनका HCF, यानी इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। या तो आप ऑप्शन से कर लो या सॉल्व कर लो। HCF निकालने की निंजा टेक्निक क्या है, HCF या तो डिफरेंस होता है या डिफरेंस का फैक्टर। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, इनका डिफरेंस आ रहा है मेरे भाई 356, यानी कि इनका HCF या तो 356 होगा या 356 का बच्चा। 356 का बच्चा ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये 356 का एक फैक्टर है, यही HCF हो जाएगा। पहले ही बता रहे हैं आएगा जीडी के पेपर में, फिर मत कहना हमें सिखाया नहीं। ऐसी जब सीरीज आएगी तो इसको तुरंत जोड़ सकते हैं, ट्रिक याद रखनी है। देखो लगातार संख्याएं 1/3 गुणा 4, फिर 4 गुणा 5, 5 गुणा 6, 20 गुणा 21, कैसे जोड़ना है। तो 1/, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या, जैसे 3 4 में 1 का डिफरेंस है, 4 5 में 1 का है, 5 6 में 1 का है, 20 21 में 1 का है, तो 1/, कॉमन डिफरेंस 1 आ जाएगा। 2 का डिफरेंस होता तो 2 लिखते मेरे भाई। फिर क्या करना है, ब्रैकेट लगाएंगे 1/, पहला नंबर, यहां पहला नंबर आपका 3 है, 3 रख देंगे, माइनस 1/, लास्ट नंबर, लास्ट नंबर यहां पर 21 लिख देंगे मेरे भाई। ठीक है, बस यही आपका आंसर आ गया। आपको कैलकुलेशन करनी है, यहां पे एलसीएम 21 आ जाएगा, 3 7 21, 7 - 1 6, 6/21, 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 7 21, यानी कि 2/7 इस सवाल का आंसर हो गया। हमारी सबसे अच्छी बात क्या है पता, ये छोटे मोटे सवाल तो मैं रीलों में ही सिखा देता हूं बच्चों को। सवाल जीडी के लिए इंपॉर्टेंट है, सीखो। 2 रेलगाड़ियां विजयवाड़ा और कलकत्ता से एक ही टाइम पर शुरू होती हैं और 24 और 42 की स्पीड से एक दूसरे की ओर चलती हैं। जब वे मिलती हैं तो पता चला कि एक ट्रेन दूसरी से 140 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी है। दोनों स्टेशन के बीच की दूरी आपको बतानी है। भाई दोनों ट्रेन चलना शुरू करी, एक साथ चलना शुरू करी, यहां बीच में कहीं ना कहीं मिली होंगी, यहां बीच में कहीं ना कहीं मिली होंगी पॉइंट पी पर। पहली ट्रेन चलिए 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरी 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। एक बार बताओ, जब 2 ट्रेन एक साथ चलना शुरू करती हैं, बीच में कहीं पर मिलती हैं, तो दोनों ट्रेनों ने सेम टाइम तक ट्रेवल किया होगा, और टाइम अगर सेम है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो होगा। स्पीड का रेशियो क्या है, 6 चौक 24, 6 7 42, तो इनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी 4 7 होगा, यानी कि 4 यूनिट डिस्टेंस चलिए 7, तो 3 यूनिट एक्स्ट्रा चली। सवाल के अकॉर्डिंग एक ट्रेन दूसरी से 140 किलोमीटर एक्स्ट्रा चली, तो 3 की वैल्यू 140 किलोमीटर है। दोनों विजयवाड़ा कलकत्ता के बीच की दूरी है 4 7 11, 11 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है, तो एक की वैल्यू आएगी 140/3, 11 की वैल्यू पूछिए मल्टीप्लाई बाई 11, तो 1540/3 किलोमीटर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए रेस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देता हूं, आज सीख लीजिए। 500 मीटर की रेस में पी 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है। पी क्यू को 20 मीटर की स्टार्ट देता है, फिर भी पी क्यू को 60 सेकंड से हरा देता है। क्यू की स्पीड बताइए। 20 मीटर की स्टार्ट का मतलब क्या है कि पी तो पूरा दौड़ेगा 500 मीटर, लेकिन क्यू 20 मीटर आगे से यहां से दौड़ेगा, तो क्यू को कितना दौड़ना पड़ेगा रेस जीतने के लिए, 500 में से 20 कम, 480 मीटर ही दौड़ना पड़ेगा। अच्छा, पी दौड़ रहा है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो पी को रेस में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस बटे स्पीड, ये किलोमीटर
बराबर है मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18 तो आ जाएगा 900 सेकंड। पी ने 900 सेकंड में रेस खत्म करी, पी ने क्यू को 60 सेकंड से हराया, इसका मतलब क्यू ने जो है पी से 60 सेकंड ज्यादा लिए, तो क्यू ने रेस चली है भाई 960 सेकंड में, तो 960 सेकंड में पी क्यू, ये जो क्यू है 480 मीटर गया, तो स्पीड क्या आएगी डिस्टेंस बटे टाइम, यानी कि 1/2 मीटर पर सेकंड। लेकिन किलोमीटर पर आवर में बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकंड से, तो 18/5 से गुणा करनी पड़ती है, तो ये आएगा 18/10 यानी कि 1.8 किलोमीटर प्रति घंटा। हो गया ना। लिफ्ट का बहुत ही खतरनाक सवाल आया था एसएससी जीडी में, दोबारा से आएगा इसलिए पहले से ही करके जाओ भाई। एक बिल्डिंग है, एक्स जमीन पर एक लिफ्ट में चढ़ता है जो 30 मंजिल पर मिनट की स्पीड से ऊपर जाती है, जबकि वाई उसी समय 50वीं मंजिल पर चढ़ता है दूसरी लिफ्ट में जो 45 मंजिल पर मिनट की स्पीड से नीचे आती है। तो बीच में कहीं ना कहीं उनकी लिफ्ट मिलेंगी, किस मंजिल पर जो है उनके रास्ते पार होंगे मेरे भाई, ये बताओ। देखो दोनों एक साथ लिफ्ट में चढ़े, ये ऊपर आ रहा है ये नीचे आ रही है, तो दोनों सेम टाइम तक ट्रेवल करते, सेम टाइम तक, और सपोज यहां बीच में कहीं ना कहीं उनकी मुलाकात होगी, और आपको पता होना चाहिए कि अगर टाइम सेम है, सेम टाइम है, तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के, जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। आप मुझे बताओ दोनों की स्पीड का रेशियो क्या है, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 3:2, तो इनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी 3:2 होगा। दोनों ने मिलकर कितनी डिस्टेंस चली है 50 मंजिल, तो 3 और 2 5, 5 की वैल्यू 50 मंजिल है, तो नीचे से कितनी मंजिल पे मिलेंगे, 2 की वैल्यू 20 आ गई, नीचे से 20वीं मंजिल पर दोनों की लिफ्ट एक दूसरे को पार करेगी। एसएससी जितने भी वनडे एग्जाम लेता है जैसे जीडी एमटीएस, उनमें एग्जामिनर का पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है ये। 1200 कर्मचारी का ऑफिस है जिसमें अर्बन और रूरल शहरी ग्रामीण का रेशियो 8:7 है, कुछ नए कर्मचारी शामिल होते हैं जिसमें से 20 जो है गांव के हैं, अनुपात 5:4 हो जाता है, तो नए शहरी कर्मचारियों की संख्या क्या है। वे ऑफिस में कुछ जो है अर्बन के लोग हैं, कुछ रूरल ग्रामीण के लोग हैं, रेशियो है 8:7, तो टोटल कितने हो जाएंगे मेरे भाई 15, 8-7 15 के लिए सवाल में 1200 दी है, कितने गुना 80 गुना, तो रूरल्स के कितने लोग हैं 80 गुना, 8 का 80 गुना मेरे दोस्तों 640, गांव के कितने लोग हैं 7, 7 का 80 गुना 560, ये आ गया। अब हुआ क्या, कुछ लोग नए शामिल हुए ऑफिस में जिसमें से 20 लोग जो हैं गांव के हैं, तो अब गांव के कितने लोग हो गए 580 लोग हो गए, कुछ लोग इसमें शहर के भी होंगे, रेशियो 5:4 हो गया मेरे भाई, 5:4 हो गया रेशियो। तो आप मुझे बताओ अगर 4 की वैल्यू 580 है कितने गुना, तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा आपका 100 और ये आ जाएगा मेरे भाई यहां पर 145 गुना 145 टाइम्स, तो ये भी 145 गुना आएगा मेरे भाई 725। तो कितने शहर के लोग आए, पहले 640 थे अब 725 हो गए, तो 60 और 25 85 यहां पे शहर के लोग नए आए हैं ऑफिस में, बी ऑप्शन आंसर है। सवाल तो ये हर साल आता है हमारे एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए खास, आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट फॉर्मूला याद करके जाइए तो ही पेपर में सवाल होगा कि भाई दो आदमी हैं ए और बी, एक दूसरे की ओर चल रहे हैं मेरे प्यारे भी, एक दूसरे के स्थान की तरफ, रास्ते में वो एक दूसरे से मिलते हैं, मिलने के बाद ए और बी को वाई एक्स तक पहुंचने में 3.2 और 1.8 घंटे लगते हैं। पहले आदमी को मिलने के बाद 3.2 घंटे लगते हैं, दूसरे को 1.8 घंटे लगते हैं। दूसरे आदमी की स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर दे रखी है बी की, ए यानी कि पहले आदमी की स्पीड पूछी है। आफ्टर मीटिंग मिलने के बाद का टाइम दिया हुआ है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है S1/S2 बराबर अंडर T2/T1, T2 यानी कि मेरे प्यारे भाई यहां पे 1.8 है और T1 3.2 है, तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, जब 2 से आप इसको काट लेंगे तो 9/16 यानी कि अंडर रूट आ जाएगा 3/4। अब यहां पे 4 की वैल्यू 12 दी है 3 गुना, तो 3 की वैल्यू भी 3 गुना 9 यानी कि ए की स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर हो गई। जीडी में ये आया हुआ है, दोबारा भी आएगा। एसएससी जीडी के एग्जाम में बस अब 10 दिन रह गए, अब तो सीरियस होकर सवाल कर लो जो पेपर में आएगा। यदि किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि होती है, हर में 10% की कमी होती है, तो भिन्न का मान 15/16 होता है। बताओ भिन्न क्या है, ओरिजिनल भिन्न, ये अंश बटे हर होती है भिन्न, तो आप बोलोगे हाँ सर। अब न्यूमरेटर को अंश को 25% बढ़ाया तो कितना हो जाएगा 125%, हर को भाई हमने 10% कम किया, 100% होती है हर चीज, 100 को 10% कम करोगे तो कितना हो जाएगा डिनोमिनेटर 90%, और अब भिन्न का मान हो गया भाई 15/16। तो क्या आप अंश बटे हर नहीं निकाल सकते, देखो परसेंटेज तो कट ही जाएगा मेरे भाई, है भाई, ये आपका 5 से जाएगा 25 और ये 5 से जाएगा मेरे दोस्तों 18, और ये मेरे दोस्तों 5 से और चलाएगा, 5 तिया 15 और ये 5 25 क्लियर है, 2 से और चलाएगा 2 नाम 18 और ये आपका 2 8 16, इतनी तो काटना कूटना पड़ेगा। तो अंश बटे हर क्या आएगा मेरे भाई 9 तिया 27 और नीचे आएगा जी 5 8 40, 27/40 को दिख रहा है मुझे, तो डी ऑप्शन दिख रहा है। एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ना, कभी आपको जनसंख्या देगा, आपसे 2 या 3 साल पहले की जनसंख्या पूछेगा, कैसे करना है। सर एक शहर की प्रेजेंट में पॉपुलेशन 91260 है, हर साल पॉपुलेशन कितनी 30% बढ़ती है, 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी। अगर हर साल पॉपुलेशन 30% बढ़ रही है तो 30% का मतलब होता है भैया 3/10। मान लिया कि 2 साल पहले पॉपुलेशन पी थी, तो भैया 30% 3/10 बढ़ेगी, 10 से 3 बढ़ के कितनी हो जाएगी 13, फिर अगले साल मेरे दोस्तों 30% बढ़ेगी, 10 से 3 बढ़ के 13 हो जाएगी, 2 साल बाद अब ये कितनी होगी प्रेजेंट में 91260। बस आपको यहां से कैलकुलेशन कर लेनी है। ये क्या आएगा 169 से मेरे दोस्तों कट जाएगा 54 बार, ये 540 है, तो प्रिंस ये कितना आ जाएगा भैया पॉपुलेशन 540 की 100 में गुणा 54,000 54,000 इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
एवरेज चैप्टर का ये कॉन्सेप्ट है। आपने जरूर देखा होगा कि भाई कुछ बच्चों का एक ग्रुप है, एक नया बच्चा आता है, पूछता है बताओ नया एवरेज क्या हो जाएगा। एसएससी जीडी वाले तो बिल्कुल ध्यान से समझ लें कि भाई एक क्लास में 19 बच्चे हैं जिनकी उम्र है 22 साल, जिनकी एवरेज औसत आयु 22 साल है। अगर 42 साल का एक नया छात्र इसमें शामिल हो जाता है तो अब 20 बच्चे हो जाएंगे, एक बच्चा नया आ गया, पहले 19 थे, अब औसत उम्र क्या होगी। तो आप हमेशा ना एवरेज से कंपेयर करा करो। अभी एवरेज कितना है 22 साल, आपसे पूछा नया एवरेज क्या आएगा, तो जो लड़का आया है वो 42 साल का है, वो एवरेज से 20 साल बड़ा है, तो इसके आने से 20 साल का फायदा होगा। लेकिन अब बच्चे 19 से बढ़कर 20 हो गए, तो एवरेज मतलब केक कटेगा तो सभी में बटेगा, 20 साल जो है 20 बच्चों में बांट दीजिए, यानी कि एक। अब जो नया एवरेज आ जाएगा ना मेरे भाई वो 23 साल होगा। तो आप ये दिमाग में कर सकते हैं। अगर एसएससी जीडी 2025 का पेपर देना है तो एलसीएम एचसीएफ जरूर पढ़ के जाइए। छोटा सा चैप्टर है, हर शिफ्ट में सवाल बनता है। एक टाइप में आपको सिखाऊं कि 4 पॉजिटिव नंबर का रेशियो 5, 8, 12, 18 है, एलसीएम उनका 2880 है। सबसे बड़ी और छोटी संख्या के बीच डिफरेंस क्या है, वो इसके लिए आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा कि माना संख्याओं का एचसीएफ एच है, तो संख्याएं क्या होंगी 5h, 8h, 12h और 18h। हालांकि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का जो डिफरेंस होगा 5 और 18h का 13h होगा। तो जो भी आंसर आएगा 13 का मल्टीपल आएगा। अब 13 से यहां पर एक ही ऑप्शन कटता है, आंसर आ गया। पर सॉल्व कैसे करेंगे भाई, हमको एलसीएम दिया, एलसीएम कैसे निकलेगा, एच तो आएगा ही आएगा, हमें निकालना है 5, 8, 12, 18 इनका एलसीएम। तो 8, 12, 18 का तो 72 आ गया, 5 से गुणा 360, 360 आएगा मेरे भाई, 360h। और ये दिया कितना है 2880 दिया है, ये कट जाएगा मेरे प्यारे भाई कितनी बार 8 बार। तो एचसीएफ जो आ गया वो 8 आ गया। स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट का डिफरेंस आ गया 13 गुणा 8 104, ये इसका आंसर हो गया। मैंने देखा 2020 के बाद जितने एसएससी जीडी के पेपर हुए बोट एंड स्ट्रीम की ये वैरायटी बहुत आई है, जिसमें दो कॉन्सेप्ट लगेंगे कि भाई अगर टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा, एक्स से वाई का रेशियो डी प्लस यू अपॉन डी माइनस यू, डी यू डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम है। अब बोला है शांत जल में एक नाव की स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर है, एक्स दिया है। धारा के अनुकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम 35 किलोमीटर जाने में उतना ही टाइम लगता है जितना धारा के प्रतिकूल यानी कि अप स्ट्रीम 28 किलोमीटर जाने में लगता है। अगर टाइम सेम है मेरे भाई तो जो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो होगा वो डिस्टेंस का रेशियो होगा, है ना। डाउन स्ट्रीम 35 किलोमीटर गया, अप स्ट्रीम 28 किलोमीटर, सेम टाइम लगा। ये 35 28 किससे जा रहा है 7 से, 7 पंजे 35, 7 चौक 28। तो आप क्या यहां से एक्स से वाई का रेशियो नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते मेरे भाई, डी प्लस यू अपॉन डी माइनस यू यानी कि 5 + 4 बटे 5 - 4 यानी कि 9/1, ये एक्स से वाई का रेशियो आ गया। सवाल पूछा धारा की गति, नाव के शांत जल में स्पीड आपको दे रखी है 15 किलोमीटर पर आवर, है ना। 9 की वैल्यू आपको 15 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, 1 की वैल्यू आ जाएगी 15/9 यानी कि 1:2/3, 1.66 किलोमीटर पर आवर। बी ऑप्शन आंसर है। एसएससी जीडी वालों एलसीएम एचसीएफ का जो सवाल आएगा पेपर में वो पहले ही बता दूं मैं आपको तो कैसा रहेगा, इस कॉन्सेप्ट पर आएगा। भाई अगर माना दो संख्याओं का एचसीएफ एच है तो संख्याएं एचएक्स और एचवाई होंगी, जहां एक्सवाई आपस में कोप्राइम सहभाज्य होंगे। अगर संख्याओं का एलसीएम निकालना है तो एच तो आएगा, एक्स गुणा वाई जरूर आएगा मेरे भाई। अब जैसे बोला है दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 28 गुना है, संख्याओं का एचसीएफ 5 है। अगर संख्याओं का एचसीएफ 5 है तो संख्याएं 5x और 5y होंगी। संख्याओं का अंतर 15 है, संख्याओं का योग क्या है। संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का कितने गुना होता है, एक्स वाई गुना होता है मेरे भाई, यानी कि एक्स गुणा वाई ही सवाल में 28 दिया हुआ है। समझे बात को। संख्याओं का अंतर 15 है, डिफरेंस यानी कि संख्या 5x और 5y है ना, उनका डिफरेंस 15 है। तो यहां से x माइनस वाई जो आएगा वो 3 आएगा। क्या सोच नहीं सकते ऐसी वैल्यू जिनको घटा के 3 आए गुणा करके 28 है, कोई भी सोच लेगा बच्चा। 7 और 4 7 चौक 28, 7 - 4 3 यानी कि x y की वैल्यू पता चल गई। तो एक संख्या आ जाएगी मेरे दोस्तों 5 × 7 = 35, दूसरी संख्या आएगी y की जगह 4, 5 × 24। संख्याओं का जो योग आएगा मेरे भाई वो 55 आएगा। ये तो मेंस तक में आया है। एसएससी जीडी की 40,000 नौकरियों के लिए 40 लाख बच्चे पेपर देंगे। एक एक सवाल बहुत कीमती है, मैं यहां सिखा रहा हूं, करके जाओ भाई। एक नाव जो है अगेंस्ट द स्ट्रीम जाती है 9 घंटे 36 मिनट में। 9 घंटे 36 मिनट मतलब 9 + 3/5 है ना, मिनट को घंटे बदल लेंगे 48/5 घंटे में। और सेम डिस्टेंस जाती है अलोंग द स्ट्रीम 6 घंटे में। तो आपसे पूछा बोट की स्टिल वाटर में और स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो क्या है। तो आप मुझे बताओ डाउन स्ट्रीम जब आप जाते हो तो आपको 6 घंटे लगा, अप स्ट्रीम जाने में ना धारा के विरुद्ध कितना समय लगा, 48/5 घंटे का समय लगा। तो ये समय का रेशियो आ गया कि नहीं आ गया मेरे भाई। टाइम का रेशियो इतना 6 × 48, ये आ गया जी 5/8, टाइम का रेशियो है। लेकिन अगर डिस्टेंस सेम है तो जो टाइम का रेशियो होगा उल्टा स्पीड का रेशियो आ गया। इसका उल्टा करो मेरे भाई, ये स्पीड का रेशियो आ गया डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की 8/5। लेकिन हमें पूछा है एक्स से वाई, है ना, शांत जल में चाल और धारा की चाल का रेशियो। तो क्या कॉन्सेप्ट है, डी प्लस यू अपॉन डी माइनस यू, 8 + 5/8 - 5, 13/3 आंसर। एक बार दोबारा से देख लेंगे आप लोग। जो नल और टंकी वाला चैप्टर है उससे एसएससी हो या रेलवे, यही वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। आपको केवल एफिशिएंसी निकालनी है। सर दो पाइप है, पाइप ए और बी। पाइप ए टंकी 10 घंटे में भर सकता है और बी भर सकता है भाई 13 सही 1/3 यानी कि 13 × 39 40/3 घंटे में बी भर सकता है। उसके बाद पाइप सी खाली करने वाला पाइप है, ड्रेन पाइप है। तीनों पाइप जब एक साथ खोले जाते हैं भाई, तीनों पाइप खोल दिए, ए बी और सी स्पेशल पाइप है खाली करने वाला, तो टंकी 8 घंटे में भर जाती है। तो पूछा कितने घंटों में पाइप सी टैंक का 25% खाली कर देगा। एलसीएम ले लो,
10, ये ऊपर 40, ये 8, एलसीएम आ जाएगा 40। माना जो टंकी है उसकी कैपेसिटी 40 है, तो पाइप 1 घंटे में कितना भरता है? 4। पाइप भी 1 घंटे में कितना भरेगा? 40 को 40/3 से डिवाइड करो 3। तीनों पाइप की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 5। अब आप मुझे बताओ, पाइप ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की 3 है, तीनों पाइपों की एफिशिएंसी मिलाकर 5 है, तो 4 3 7, 7 में से 2 घटाऊंगा तो 5 आएगा। सी की एफिशिएंसी -2, माइनस मतलब खाली करने वाला, तो 25% कितने समय में खाली करेगा? अब 40 का 25% होता है जी 10, तो 10 यूनिट खाली करेगा पाइप सी 2 एफिशिएंसी के साथ। कितने समय में मेरे भाई? 5 घंटे में। बस इतना ही करना था मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आ गया। एसएससी जीडी के पेपर में ध्यान रखना कि सवाल में 4 ऑप्शन भी होते हैं। हर सवालों को सॉल्व करने के चक्कर में मत पड़ना, बस जल्दी आंसर निकालना आपका मकसद होना चाहिए। जैसे ये सवाल, इसका कॉन्सेप्ट तो आपको पता होगा कि एक्स 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जैसे 12, 15, 16, 20 से भाग करने पर रिमाइंडर शेषफल 9, 12, 13 और 17 आता है। एक्स के अंकों का योग क्या है? भाई एक्स निकालेंगे कैसे? 12, 15, 16, 20 का एलसीएम मल्टीप्लाई बाई के एनी नेचुरल नंबर। अब देखो यहाँ डाटा ऐसा है कि डिफरेंस में 12 से भाग करने पर 9 शेषफल, 15 से भाग करने पर 12, 16 से भाग करने पर 13, यहां पे 3 का डिफरेंस है, तो माइनस कॉमन डिफरेंस आपको 3 घटा देना है। अब यहां पे के की वैल्यू ऐसी लेनी पड़ेगी कि एक्स 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, वो सॉल्व नहीं करूंगा। 9 या 3 पे ध्यान दिया करो। देखो जो भी एलसीएम आएगा, 12 में 3 आता है, 3 से कटेगा, ये भी 3 से कट रहा है मेरे भाई, यानी कि पूरा नंबर 3 से कटने वाला होगा। तो यानी कि संख्या एक्स के अंकों का योग भी 3 से कटना चाहिए। ये नंबर 3 से नहीं कटता, 2 8 10 3 से नहीं कटता, 2 7 9 3 से कटता है, 1 3 4 3 से नहीं कटता। यह आंसर आ गया। हमने सॉल्व किया नहीं। बच्चों, क्या आपको टाइम एंड वर्क के इस वैरायटी के सवालों को हल करना आता है? मैं आपको सिखाऊंगा कि एक्स एक काम को 30 दिन में कर सकता है, वाई एक्स से 20% मोर एफिशिएंट है, जेड वाई से 25% लेस एफिशिएंट है, वाई की एफिशिएंसी एक्स से 20% ज्यादा है ना, यानी कि एक्स की 5 है तो वाई की 6 है। अब जेड की वाई से 25% कम है, तो इसको 2 से कर लेते हैं ना, आसान हो जाएगा। अगर एक्स की 10 है तो वाई की 12 है। अब जेड की एफिशिएंसी वाई से 25% कम है, वाई की 12 है तो जेड की फिर 9 आ जाएगी, है ना। वाई जेड ने मिलकर 35% काम किया, एक्स ने अकेले काम किया, पूरा काम कितने दिन में हुआ? देखो पहली लाइन दी है कि एक्स काम को 30 दिन में कर सकता है, एक्स की एफिशिएंसी 10 है, 30 दिन में काम पूरा कर सकता है, टोटल काम हो गया 300। अब यहां आप देखोगे कि 35% काम किया है, 300 का 35% होता है 105। किसने किया? ये वाई और जेड ने मिलकर। तो वाई और जेड मिलकर करेंगे मेरे भाई 12 + 9 21 एफिशिएंसी के साथ। कितना समय लगेगा? 5 दिन लग जाएंगे। तो यानी कि बचा काम कितना फिर? 195 195। अभी 300 में से 105 घटाओ, वो किया एक्स ने। एक्स करेगा 10 एफिशिएंसी के साथ। कितने दिन लगेंगे मेरे भाई? 19.5 दिन लग जाएंगे। 19.5 दिन। टोटल काम कितने दिन में हुआ? 5 दिन ये और 19.5 दिन ये, टोटल काम हुआ जी 24.5 दिन में। आंसर आएगा ए ऑप्शन मेरे दोस्त। यह है कुत्ता खरगोश वाला फेमस सवाल। इसकी ट्रिक जान लीजिए, पेपर में आएगा तो तुरंत कर दीजिएगा मेरे भाई। जीडी के लिए खासकर इंपॉर्टेंट है कि भाई एक डॉग जो है एक खरगोश का पीछा कर रहा है, ये डॉग है और ये आपका खरगोश है हेयर। बोला है एक कुत्ता खरगोश की हर 6 छलांग के लिए 5 छलांग लगाता है, यानी कि खरगोश अगर 6 छलांग लेता है तो कुत्ता मारता है 5 छलांग। ठीक है, आगे क्या बोला है? बोला लेकिन कुत्ते की 4 छलांग खरगोश की 5 छलांग के बराबर है। कुत्ते की 4 छलांग खरगोश की 5 छलांग के बराबर है। तो आपको कुत्ते के नीचे कुत्ते का और खरगोश के नीचे खरगोश का डाटा लिखना है। आपसे पूछा कुत्ते और खरगोश की गति का, इनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा? तो स्पीड का रेशियो निकालना है मेरे भाई, तो ऐसे बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा मेरे भाई वो आपका आंसर है। 5 5 25 रेशियो 4 6 24। ठीक है, ये सवाल शेर बिल्ली करके है ना, कुत्ता बिल्ली करके कैसे भी आ सकता है। एग्जाम में टाइम एंड वर्क के सवाल में 2-2 लोगों का पेयर दिया जाएगा कि ए और बी 18 दिन में काम करते हैं, बी और सी मिलकर 24 दिन में, ए और सी 27 दिन में करते हैं। पूछा है ए बी सी मिलकर तीनों लोग काम कितने दिन में करेंगे? तो भाई 18 24 27 तीनों से कटने वाला नंबर 216, इनका एलसीएम। मान लिया टोटल वर्क 216, तो ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे? 216/18 12। बी और सी कितना करेंगे? 216/24 9। भाई ए और सी 27 दिन में 216 काम करते, एक दिन में कितना काम करेंगे? 216/27 8। अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगा, ए 2 बार आएगा, बी 2 बार आएगा, सी 2 बार आएगा, तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। एफिशिएंसी निकालो, कितनी आ जाएगी? 12 9 21 60 29, 2 आ जाएगा बटे में। ये ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई, शॉर्टकट भी है, इन तीनों को जोड़ के आधा कर दो। अब तीनों लोग इस एफिशिएंसी से काम करेंगे, 216 यूनिट तीनों लोग काम करेंगे 29/2 एफिशिएंसी के साथ। कितना समय लगेगा भाई? ये हो जाएगा 432/29 दिन का आपको समय लगेगा। इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे आपका ए ऑप्शन आ जाएगा। जैसे एसएससी जीडी का एग्जाम नजदीक आ रहा है, वैसे दिल की धड़कन भी बढ़ रही होगी। खुद की मेहनत पे भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। सवाल सिखाते हैं। जॉन का मंथली खर्च उसकी मंथली सैलरी का 85% है। जैक का जो मंथली खर्चा है वो सैलरी का 90% है। उनका कंबाइंड खर्चा 88% है, यानी कि जॉन अपनी सैलरी का 85% खर्च कर रहा है और जैक भाई साहब अपनी सैलरी का 90% खर्च कर रहा है। जबकि जॉन और जैक दोनों मिलाकर कंबाइंड जो खर्चा कर रहे हैं अपनी सैलरी का 88% कर रहे हैं। बोला है जॉन की सैलरी 60,000 है, जैक की बताओ। तो एलिगेशन लगाने से सीधा इनकम का रेशियो आ जाएगा 90 - 88 2, और 88 में से 85 घटाएंगे 3। ये जॉन और जैक की सीधा सैलरी का रेशियो आ गया। जॉन की सैलरी है 60,000 रुपए, 2 की वैल्यू 60,000 है, 30,000 गुना, तो 3 की वैल्यू भी 30,000 गुना आएगी, यानी कि 90,000 रुपए जैक भाई साहब की सैलरी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऐसे करना आप पेपर में।
एसएससी जीडी का पेपर देते समय ऐसे उल जलूल सवालों के लिए भी तैयार रहना। होते बहुत आसान है पर आपको अलग लगेंगे कि भाई एक्स जो है उन 10 पेन की कीमत है जिनकी कीमत 42 रुपए पर दर्जन है, और वाई घंटे 175 किलोमीटर की दूरी 12.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करने में लगने वाला टाइम है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान। भाई साहब पहले एक्स क्या है, 10 पेन की कीमत, अगर एक दर्जन होता है 12, 42 रुपए में 12 पेन आ रहे हैं तो एक पेन इतने का 10 पेन कितने के आएंगे, गुणा 10 यानी कि 35, एक्स के लिए 35 आ गई। अच्छा वाई घंटे लगता है आपको 175 किलोमीटर जाने में 12.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, 12.5 मतलब 25/2, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी भैया 25 7 175, 7 दूनी 14 घंटे। मैंने एक्स और वाई की वैल्यू निकाली अलग अलग, एक्स स्क्वायर 35 का स्क्वायर 1225, वाई है 14, 14 का स्क्वायर 196, कितना आएगा 1225 प्लस 200, 1425 से 4 कम 1421 है। आसान पर अलग अलग करना है। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान अगर खरीदोगे तो हर साल उसकी कीमत एक फिक्स परसेंटेज से कम होती जाती है। इस पे एसएससी सवाल बनाता है, जैसे एप्पल लैपटॉप का प्राइस था 1,33,100 रुपए, आपने इस प्राइस में खरीदा, ठीक है जी। 3 साल में लैपटॉप का प्राइस घटकर 72,900 रुपए हो गया, तो आपसे पूछा ईयरली रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, हर साल कितने वार्षिक दर से कम हो रहा है प्राइस, तो ये कितना 1,33,100 रुपए से 72,900 रुपए प्राइस हो गया मेरे भाई कितने साल में, 3 साल में। 3 साल में इतना चेंज हुआ प्राइस, एक साल में कितना चेंज हुआ होगा, आपको क्यूब रूट लेना है मेरे भाई। यहां से कट जाएगा, 729 का 9 आएगा, 13 से 31 का क्यूब रूट 11 आ जाएगा, यानी कि एक साल में लैपटॉप का प्राइस अगर 11 है तो 11 से 9 हो जाता है, यानी कि कितना डिक्रीज हो गया, 2 डिक्रीज हो गया ओवर 11। भाई 1/11 तो दुनिया जानती है 9.09%, 2/11 आएगा दुगुना, यानी कि लगभग 18.18% हर साल प्राइस जो है लैपटॉप का कम हो रहा है। एसएससी जीडी 2021, 22, 24 और अब 2025 के जीडी में भी स्क्रैच कार्ड वाला ये सवाल आएगा। आप देखो कि एक डबल बेड है जिसका एमआरपी है 42,000 रुपए, कस्टमर को 1,000 की नगद छूट मिलती है, तो 42,000 पे 1,000 की कैश डिस्काउंट मिल गया तो बेड कितने का हो गया 41,000 रुपए का, 1,000 रुपए कम कर देंगे। अब भाई ग्राहक को 5% से 10% की छूट का वादा करने वाला एक स्क्रैच कार्ड मिलता है। बिस्तर के मिनिमम और मैक्सिमम सेलिंग प्राइस के बीच का अंतर बताओ। आपको स्क्रैच कार्ड दिया दुकानदार ने, भाई साहब इसे घिसो, इस पे आपको 5% से 10% तक कोई भी छूट मिल सकती है। पूछा सेलिंग प्राइस का डिफरेंस, अरे भाई साहब दुकानदार जितना डिस्काउंट में डिफरेंस देगा उतना ही तो सेलिंग प्राइस में डिफरेंस आएगा मेरे भाई। भाई आपको मिनिमम कितना डिस्काउंट मिल सकता है 5, मैक्सिमम कितना मिल सकता है 10, तो डिस्काउंट में कितना डिफरेंस है 5% का, तो जो आप पेमेंट करोगे उसमें भी 5% का डिफरेंस आएगा। 41,000 का 5% क्या है, परसेंटेज से 2 जीरो काटो, 2,050 रुपए इस सवाल का आंसर था, ठीक है ना भाइयों। ये हमारी एसएससी जीडी टॉप 100 बेस्ट क्वेश्चन सीरीज का आखिरी सवाल है। आप सभी को आपके आने वाले एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं, भगवान करे आपका पेपर बढ़िया हो। कॉन्सेप्ट में सिखाता हूं, अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा होता है, लेकिन सवाल अलग है। एक ट्रेन को 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कुछ दूरी तय करने में कितना समय लगता है बंधु, 50 मिनट का समय लगता है। बोला है अगर स्पीड 33 सही 1/3% बढ़ा दी जाए तो 2 सही 4/5 गुना दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। हमने स्पीड को 33% 1/3 बढ़ा दिया, यानी कि स्पीड को 4/3 गुना कर दिया, तो टाइम तो रिवर्स लगेगा ना, 3/4 गुना उल्टा रेशियो में, टाइम अब 3/4 गुना लगेगा। लेकिन मेरे भाई हम जितनी दूरी पहले जा रहे थे अब उससे 2 सही 4/5 गुना, 5 दूनी 10 4, 14/5 गुना दूरी जा रहे हैं, तो समय भी 14/5 गुना लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर ये कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा 105 मिनट, और 105 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 45 मिनट। डी ऑप्शन सही होगा, पेपर में आना तो आएगा तो उड़ा देना,